नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12, अर्जुन सक्सेना का प्रसव भोजन जरूरी है। नरसिंह निदेशक ने कहा, श्री सक्सेना, क्या आप चिंतित हैं कि हमारा एकांतवास भोजन अच्छी तरह से नहीं किया जाता है? श्री सक्सेना आश्वस्त हो सकते हैं कि एकांतवास केंद्र में सभी एकांतवास भोजन पोषण विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा संभाले जाते हैं। न केवल स्वाद स्वादिष्ट है और पोषण संतुलित है, जो कि एकांतवास अवधि के दौरान माताओं की रिकवरी और पोषण पूरक के लिए बहुत उपयुक्त है। मैंने आपके प्रसव पूर्व भोजन पर सवाल नहीं उठाया, ये तो बच्चे की मां का प्रसव पूर्व भोजन है। मैं इसे नकली नहीं बनाना चाहता, अर्जुन सक्सेना ने कहा। नरसिंह निदेशक अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, श्री सक्सेना, मैं वास्तव में इस मामले का ध्यान नहीं रख सकता, या मैं प्रबंधक को आने के लिए कहूँगा। आखिर एकांतवास केंद्र में मिलने वाला भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें ग्राहकों को खुद खाना बनाने के लिए दिया जाता है तो उन्हें चिंता होती है कि ग्राहक पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं बनाएंगे, जिससे उनके एकांतवास केंद्र के ब्रांड पर असर पड़ेगा। जाओ बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए एकांतवास का भोजन बनाकर लाता हूँ। अर्जुन सक्सेना उसकी चिंता समझ सकते हैं। बात करने के बाद उन्होंने सामग्री की एक सूची बनाई और नर्सिंग डायरेक्टर को सौंप दी और रसोई में तैयारी शुरू कर दी। काम। नर्सिंग डायरेक्टर को पहली बार ऐसी बात का सामना करना पड़ा था और दूसरी पार्टी एक वीआईपी थी। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और छोटी नर्स को रसोई में जाकर अर्जुन सक्सेना के लिए ज़रूरी सामग्री लाने का आदेश दिया, लेकिन उसने जल्दी से मैनेजर को फ़ोन किया। जैसे ही महिला मैनेजर ने दरवाजे से प्रवेश किया, उसने देखा कि अर्जुन सक्सेना चाकू से कुशलतापूर्वक व्यंजन तैयार कर रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और ध्यान से देखा। वह किसी पेशेवर मिशेलिन शेफ से कम नहीं था। चाहे वह मांस हो या शाकाहारी व्यंजन, वे उसके चॉपिंग बोर्ड पर मिनटों में तैयार हो जाते थे, अच्छी तरह से व्यवस्थित। महिला प्रबंधक को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने नर्सिंग डायरेक्टर से फुसफुसाते हुए कहा, श्री सक्सेना की यह तकनीक असामान्य है और वे शायद पेशेवर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रसव के बाद भोजन कैसे बनाया जाता है। आप पोषण विशेषज्ञ से बाद में आकर इसे देखने के लिए कह सकते हैं। 40 मिनट से भी कम समय में अर्जुन सक्सेना का भोजन तैयार हो गया। 1 कप टोनकाओ क्रूसियन काप सूप। अनन्या शर्मा पिछले 2 दिनों से बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, लेकिन तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए प्रसव भोजन में स्तन दूध के स्राव को बढ़ावा देने के लिए अधिक सामग्री शामिल करनी होगी। मुख्य भोजन स्वास्थ्यवर्धक भूरे चावल हैं तथा अतिरिक्त व्यंजनों में शामिल हैं झींगा के साथ स्टू टोफू, रेत वाली चाय के साथ बीफ, पाइन नट्स और मक्का तथा मलाईदार चॉइसम। संतुलित पोषण के साथ मांस और शाकाहारी। अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है, भोजन की सुगंध पूरे लिविंग रूम में फैल चुकी है। महिला प्रबंधक ने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्री सक्सेना का प्रसव भोजन बहुत पेशेवर लगता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप एक बात समझ गए होंगे। माताओं के उपयोगकर्ता अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए हमें भोजन का विश्लेषण करने के लिए पेशेवर पोषण विशेषज्ञों की आवश्यकता है। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर आप स्वाद परीक्षण करवा लें? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और सहज भाव से इशारा किया। यूजेड सेंटर के पोषण विशेषज्ञ ने आगे आकर सावधानीपूर्वक प्रत्येक व्यंजन का ऑर्डर दिया और चॉपस्टिक से उसका स्वाद चखा। इसे चखने के बाद दूसरे पक्ष की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसने बार बार सिर हिलाया, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। विशेष रूप से रेत की चाय के साथ यह गोमांस, इसे इतने कम समय में इतनी कोमलता से पकाया जा सकता है और यह आपके मुंह में पिघल जाता है। यह अविश्वसनीय है। श्रीकिन, आप एक मास्टर हैं। जब मैनेजर ने ये टिप्पणी सुनी तो उसने तुरंत माफी मांगी। श्री सक्सेना, मुझे खेद है, लेकिन हम माउंट ताई को नहीं जानते। चूंकि आपका एकांतवास भोजन हमारे केंद्र द्वारा तैयार किए गए भोजन से ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए यहाँ आपका एकांतवास भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ये व्यवस्था करना आपके ऊपर है और हम आपको रोज़ाना की ताज़ी सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अर्जुन सक्सेना ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अनन्या शर्मा को प्रसव पूर्व भोजन दे दिया। अनन्या शर्मा इस समय गर्व से भरी हुई दिख रही थीं। इन दिनों अर्जुन सक्सेना की भूख बढ़ गई थी, इसलिए अगर उसे प्रसव के बाद का कोई और भोजन खाने को कहा जाता तो वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन सक्सेना जितनी अच्छी नहीं होती। पोषण विशेषज्ञ अभी भी उत्साह से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन सक्सेना की ओर चमकती आंखों से देखा और कहा, श्री सक्सेना का शिल्प कौशल वास्तव में शानदार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री सक्सेना हमारे एकांतवास केंद्र की पोषण विशेषज्ञ टीम में शामिल होना चाहेंगे।
आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन के साथ मुझे विश्वास है कि हमारे एकांतवास केंद्र में एकांतवास भोजन बेहतर होगा। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को खाते हुए देखा और जब उन्होंने ये सुना तो बिना पीछे देखे कहा, नहीं, मैं केवल अपने बच्चे की मां के लिए ही एकांत भोजन बनाता हूँ। उसने पूरी तरह से मना कर दिया। मैनेजर ने तुरंत बगल में बैठे न्यूट्रिशनिस्ट को डांटा, क्या आप भ्रमित हैं? मिस्टर सक्सेना हमारे वीआईपी ग्राहक हैं। जब लोग बाऊ माँ के लिए प्रसव भोजन बनाते हैं तो वे अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करते हैं, तो वे दूसरों के लिए ऐसा क्यों करेंगे? पोषण विशेषज्ञ ने बार बार सिर हिलाया और क्षमायाचना करते हुए कहा, मुझे खेद है श्रीमान सक्सेना, मैं बहुत जल्दबाजी में बोल गया। समूह ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर अनन्या शर्मा के भोजन में बाधा डालना बंद कर दिया। इस छोटी सी घटना के लिए प्रबंधक ने किसी से आज के मुआवजे के रूप में प्रसवोत्तर योग कक्षाओं का एक सेट भेजने के लिए कहा। दोपहर को खाना खाने के बाद अनन्या शर्मा ने जल्दी से झपकी ले ली। स्तनपान के बाद से अनन्या शर्मा रात में ज्यादा जागती थी और दिन में भी जल्दी थक जाती थी। अब चूंकि शिशुओं की देखभाल पेशेवर नर्सें कर रही हैं, इसलिए अर्जुन सक्सेना के पास काफी खाली समय है। वह अध्ययन कक्ष में बैठा और अखरोट की अंतिम नक्काशी पूरी की। अस्पताल में इन दिनों जब उसके पास कुछ भी करने को नहीं होता था तो वह कुछ समय के लिए नक्काशी करता था। कुछ दिनों के बाद दोवेनवान अखरोट मूल रूप से पूरे हो गए। आज अंतिम निरीक्षण और ध्यान करने में आधा घंटा लग गया। जब ये सब पूरा हो गया तो अर्जुन सक्सेना ने उन्हें एक छोटे से डिब्बे में रख दिया और योजना बनाई कि जब अनन्या शर्मा उठेगी तो उसे दिखाएंगे। प्रसव केंद्र पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बच्चों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे डायपर जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें माता पिता को खुद ही तैयार करना पड़ता है। अर्जुन सक्सेना ने इस समय का फायदा उठाते हुए माताओं और शिशुओं के लिए पास के शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी की। किसी युवा लड़के का अकेले मां और शिशु स्टोर पर जाना दुर्लभ है, विशेषकर किसी सुंदर लड़के का। जैसे ही अर्जुन सक्सेना दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, युवा महिला क्लर्कों ने तुरंत धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। वाह, दुकान में एक सुंदर लड़का है। सुंदर लड़का माँ और बच्चे की दुकान पर आया था, उसे अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना चाहिए। टीएस, यह अफसोस की बात है। ऐसे सुंदर छोटे भाई के पास वास्तव में पहले से ही एक बच्चा है। जब मेहमान आए तो नमस्ते मत करना, तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए न। स्टोर मैनेजर ने उन्हें डांटा और मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना की तरफ चल दिया। उसके पीछे खड़े युवा क्लर्क ने शरारती लहजे में कहा, मैनेजर, ये खूबसूरत लड़का इतना जवान है, अगर इसके पास बच्चा भी है तो भी यह बच्चा ही है, ग्राहकों के लिए इसमें ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। स्टोर ने उन्हें अनदेखा कर दिया और मुस्कुराते हुए अर्जुन सक्सेना से कहा, हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? डायपर शेल्फ के सामने खड़े होकर अर्जुन सक्सेना ने ब्रांडों की चमकदार श्रृंखला को देखा और उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें। मैं बच्चों के लिए डायपर खरीदना चाहता हूँ। नवजात शिशु सिर्फ 8 दिन का है। इसके लिए अच्छी हवा पारगम्यता, त्वचा के अनुकूल सामग्री और अच्छी जल अवशोषण क्षमता की आवश्यकता होती है। कृपया मुझे इसकी अनुशंसा करने में मदद करें। हमारे स्टोर में डायपर सभी बड़े ब्रांड के हैं और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। सांस लेने की क्षमता और त्वचा के अनुकूल सामग्री के मामले में बेशक हमारे पैम्पर्स प्रथम श्रेणी के डायपर और काओ और मम्मी के बच्चे के डायपर भी अच्छे हैं। ये खजाने हैं, माताओं द्वारा सबसे अधिक चुना जाता है। अर्जुन सक्सेना ने उनकी सुझाई गई 3 ब्रांड चुनी और सामग्री की तुलना को ध्यानपूर्वक देखा। उसे हिचकिचाते देख स्टोर मैनेजर ने सोचा कि उसने जो कीमत सुझाई थी वह थोड़ी अधिक थी और अच्छे डायपर की कीमत सस्ती नहीं थी, इसलिए उसने आगे कहा, सर, स्टोर में अन्य लागत प्रभावी डायपर भी हैं। बस मुझे लगता है कि इसका हल्कापन और पानी सोखने की क्षमता अच्छी है। अर्जुन सक्सेना ने सीधे तौर पर सबसे महंगे पैम्पर्स की मदद की। स्टोर मैनेजर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, क्या आपको ये बैग चाहिए? नहीं, मुझे 20 पैकेट चाहिए। अध्याय 13 अर्जुन सक्सेना, तुम मेरी कला का खर्च नहीं उठा सकते। स्टोर मैनेजर दंग रह गया, क्या 20 पैक बहुत ज्यादा होंगे? ये सही है सर, नवजात शिशु बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए डायपर के अलग अलग मॉडल होते हैं। अगर आप एक ही मॉडल के बहुत सारे डायपर खरीद लेंगे तो आप उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। नहीं, मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। अब मैं कभी कभी दिन में 20 या 30 गोलियां खा लेता हूँ। 20 पैक लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होते। आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं और मैं बाद में आकर उन्हें खरीद लूंगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टोर मैनेजर हैरान था, मिस्टर का परिवार तो वाकई 3 बच्चों का है। बधाई हो सर, आप और आपकी पत्नी बहुत किस्मत वाले हैं। वह अर्जुन सक्सेना को चेकआउट करने के लिए काउंटर पर ले गई और अभी अभी दुकान के युवा सहायक 20 पैक डायपर पकड़े हुए थे।
उन्होंने सुना कि अर्जुन सक्सेना ने एक बार में 20 पैक खरीदे और परिवार में 3 बच्चे हुए। मुझे अफसोस है कि मैंने सिर्फ उस खूबसूरत लड़के को देखा और इतनी बड़ी सूची देखने से चूक गई। सर, आपने आज हमारे साथ 2500 रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं और आप हमारे स्टोर में वीआईपी दे सकते हैं। आज की खपत पॉइंट सिस्टम में शामिल नहीं की जा सकती, लेकिन अगली बार यह ठीक रहेगा। इस बार हम आपको ये देंगे। इसके अलावा कुछ बेबी प्रोडक्ट भी दें। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और डायपर से भरे 2 बैग और उपहारों से भरा एक बड़ा बैग लेकर चले गए। युवा क्लर्क तुरंत आया और पूछा, मैनेजर, क्या हमें एक बार में 5000 वीआईपी खर्च नहीं करने होंगे? इसके अलावा आपने जो उपहार दिए हैं वे बहुत ज़्यादा हैं और उनकी कीमत 1000 है। स्टोर मैनेजर ने उस पर आंखें घुमाई और कहा, बेवकूफ़ तुम, इस ग्राहक के घर में 3 बच्चे हैं और उसने सबसे अच्छे और सबसे महंगे डायपर खरीदे हैं। ये हमारा सबसे अच्छा संभावित ग्राहक है। एक वीआईपी कोटा और एक छोटे से हज़ारों उपहारों का आदान प्रदान एक संभावित बड़े ग्राहक के लिए किया जाता है और हमने लाभ कमाया है। जब अनन्या शर्मा को स्तनपान कराने के लिए जगाया गया तो दोपहर के 3 बज चुके थे। बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसे थोड़ी भूख लगी थी। बगल में बैठी छोटी नाज ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती किन, आप वाकई बहुत खुश हैं। श्री सक्सेना बच्चों के लिए सामान खरीदने गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने खास तौर पर दोपहर की चाय तैयार की और उसे वहीं इंक्यूबेटर में रख दिया। वह आपके लिए बहुत विचारशील थे। जब अनन्या शर्मा ने यह सुना तो उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। श्रीमती किन, हमारे पास नीचे एक विशेष दोपहर की चाय का क्षेत्र है। वातावरण बहुत अच्छा है। आप धूप में आराम कर सकते हैं और अन्य माताओं के साथ पेरेंटिंग अनुभव वीडियो देख सकते हैं। अनन्या शर्मा थोड़ी भावुक हो गईं। पिछले दिनों उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना, जो एक नौसिखिए पिता हैं, ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसकी तुलना में एक नई मां के रूप में मुझे बहुत कम जानकारी है। चूंकि इस बार वह एकांतवास केंद्र में आई थी, इसलिए अनन्या शर्मा अधिक जानना चाहती थी। इसलिए उसने नाज से कहा कि वह अर्जुन सक्सेना द्वारा तैयार की गई दोपहर की चाय लेकर नीचे जाए। नीचे दोपहर की चाय का हॉल बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। नरम चमड़े की सीटें पहली नज़र में बहुत आरामदायक हैं। बीच में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है और उस पर पेरेंटिंग वीडियो चलाए जाते हैं। कई माताएं और माता पिता दोपहर का खाना खाने के लिए वहां बैठते हैं, चाय वीडियो चैट देखते हैं। अनन्या शर्मा के आगमन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली मां के रूप में अनन्या शर्मा की त्वचा और फिगर इतनी अच्छी दिखती है, इतनी अच्छी कि वह अपने साथी महिलाओं को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देगी। अनन्या शर्मा शुरू में युवा थीं और एक खूबसूरत महिला की नींव और अर्जुन सक्सेना के डिटॉक्सिफिकेशन और सौंदर्य कारावास भोजन के साथ अनन्या शर्मा उस समय सभी माताओं के बीच बस चमक रही थी। अनन्या शर्मा इस तरह की निगाहों की आदी थीं, इसलिए उन्होंने बिना किसी सावधानी के एक जगह जाकर बैठ गईं, दोपहर की चाय के लिए लंच बॉक्स खोला और खाना शुरू कर दिया। आपके बगल में बैठी माताएं, वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। उसकी दोपहर की चाय हमारी दोपहर की चाय से अलग लगती है। सच में, हम सभी ट्रेमेला सूप और छोटी छोटी मिठाइयाँ खाते हैं। उसका सूप इतना स्वादिष्ट क्यों है? ब्लूबेरी याम और कॉर्न फ्राई भी है। क्या वह मूंगफली अखरोट केक है? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। नज़, यह माँ की दोपहर की चाय इतनी स्वादिष्ट क्यों है? सभी माएँ चारों ओर इकट्ठा हो गईं, उत्सुकता से पूछा। अनन्या शर्मा के बगल में बैठी छोटी नाज ने मुस्कुराते हुए कहा, माताओं, एकांतवास केंद्र में दोपहर की चाय एक समान दी जाती है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी माँ की दोपहर की चाय बच्चे के पिता द्वारा उसके लिए तैयार की जाती है। बच्चे के पिता ने इसे खुद तैयार किया। ये बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। प्यार से भरी दोपहर की चाय, ये हमारी चाय से कहीं बेहतर लग रही है। अर्जुन सक्सेना कमरे में वापस लौटे और पाया कि अनन्या शर्मा बेडरूम में नहीं थी। तीनों छोटे बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। वह तीनों छोटे बच्चों को देखने के लिए बिस्तर पर गया और फिर नज़ अनन्या शर्मा के बारे में पूछा। ये सुनकर कि वह नीचे दोपहर की चाय पी रही है, अर्जुन सक्सेना ने नक्काशी किया हुआ अखरोट उठाया और उसके साथ नीचे चला गया। नीचे उतरते ही अर्जुन सक्सेना ने दूर से अनन्या शर्मा को वहां बैठे देखा। एकांतवास केंद्र में सभी माताएं एक जैसे गुलाबी रंग के घरेलू कपड़े पहनती हैं, लेकिन अनन्या शर्मा ने अन्य से अलग कपड़े पहने हैं। सुंदर, जैसी कि उसके बच्चे की मां से उम्मीद थी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, उन्होंने एक अधेड़ उम्र की महिला को अनन्या शर्मा की ओर आते देखा। नमस्ते, ये प्यारी माँ, मेरी बहू ने अभी अभी आपका प्रसव भोजन देखा और वह लालची हो गई है। क्या आप उसे कुछ दे सकती हैं? मेरी बहू को इसका आधा हिस्सा दे देना चाहिए। अनन्या शर्मा ने सिर उठाया और उदासीनता से कहा, मुझे माफ़ करें,
मैं आज दोपहर की चाय पहले ही पी चुकी हूँ, इसलिए इसे बांटना उचित नहीं है। इसके अलावा वह अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाई गई दोपहर की चाय को दूसरों के साथ साझा करने में अनिच्छुक थीं। कोई बात नहीं, हमें यह नापसंद नहीं है, दूसरे पक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और हल्के से कहा, मुझे आपत्ति है। अरे, तुम इतने अज्ञानी क्यों हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। मेरी बहू को लगता है कि यहाँ का प्रसव पूर्व भोजन बहुत साधारण है और वह इसे सामान्य रूप से नहीं खा सकती। आपकी दोपहर की चाय बहुत स्वादिष्ट है, आप हमारे साथ थोड़ी सी साझा कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं आपका आधा हिस्सा चुका दूंगा। अनन्या शर्मा का चेहरा थोड़ा गुस्से से भरा था और जैसे ही वह बोलने वाली थी, एक लंबा व्यक्ति अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ और इचिगो की मजबूत बाहों ने उसे पीछे से मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन सक्सेना ने सामने बैठी आंटी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, हम इसे नहीं बेचते। बुआ ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और तुरंत समझ गईं, तुम बच्चे के पिता हो ना? ये प्रसव पूर्व भोजन तुमने ही बनाया है, तुम्हारी कारीगरी खराब नहीं है, मेरी बहू को पसंद है, चिंता मत करो, हम इसे मुफ्त में नहीं खाएंगे, हम पैसे देते हैं। तुम दोनों बहुत जवान दिखते हो, इतनी कम उम्र में बच्चे को पालना निश्चित रूप से आसान नहीं है। एकांतवास केंद्र बहुत महंगा है, वहां आना पैसे की बर्बादी है, क्या ज्यादा कमाना बेहतर नहीं होगा? अर्जुन सक्सेना ने बड़बोली चाची की ओर देखा और सीधे कहा, आप मेरा काम नहीं खरीद सकती। अध्याय 14 हैरान, अखरोट के लिए यह बहुत महंगा है। ये सुनकर आंटी दुखी हो गईं और अपने हाथ कमर पर रखकर बोली, मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकती? मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी से है, सालाना वेतन बहुत है, आप कीमत तय करें, मैं भविष्य में हर दिन एकांतवास का खाना खरीदूंगी, बदले में कोई पैसा नहीं। मेरा प्रसव भोजन केवल मेरे बच्चे की माँ ही इसका आनंद ले सकती है। अरे क्या बात है नौजवान, तुम पैसे क्यों नहीं कमाते? अर्जुन सक्सेना ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अनन्या शर्मा की रक्षा के लिए अपना सिर घुमाया, दो छोटे अखरोट निकाले और उसके सामने रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त के लिए अखरोट तराशे गए हैं, प्लीज अनन्या पहले मेरी मदद करो। अनन्या शर्मा को ये देखकर बहुत खुशी हुई, उन्होंने अपना सिर नीचे किया और दो अखरोट उठाकर ध्यान से उनका अध्ययन किया। ये बहुत नाजुक है, अर्जुन सक्सेना, आप अद्भुत हैं, इतने छोटे अखरोट पर इतनी सारी रेखाएं हैं, आपने इस पर इतना सुंदर और प्रभावशाली पैटर्न कैसे उकेरा? अनन्या शर्मा की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह वेनवान परमाणु नक्काशी के मूल्य को नहीं समझती थी, लेकिन वह ये भी देख सकती थी कि यह नक्काशी कौशल वास्तव में उत्कृष्ट था और इसे कला का काम कहा जा सकता है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मेरी उंगलियां आपकी कल्पना से कहीं अधिक लचीली हैं। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के हाथ की ओर देखा, जो पतला और शक्तिशाली था, सुस्पष्ट जोड़ों वाला, वास्तव में बहुत लचीली उंगलियां थीं। लेकिन यह वाक्य थोड़ा अजीब क्यों लगता है? लोग कुटिल होना चाहते हैं, आखिरकार ये लचीली उंगली न केवल इस कार्य को उकेर सकती है। अनन्या शर्मा ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं, सिर नीचे कर लिया और उनके गालों पर लाली के दो निशान उभर आए। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अगर तुम आज हमें एकांतवास का खाना नहीं बेचोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए इस एकांतवास केंद्र में रहना असंभव बनाने के 100 तरीके ढूंढ निकालेगा। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना किसी और के बिना अनन्या शर्मा के साथ बातचीत कर रहा था, वृद्ध महिला और भी परेशान हो गई और उसकी आवाज और ऊंची हो गई। ठीक इसी समय बुढ़िया का बेटा वहां आया। उसने नीचे के बारे में सुना था और अपनी पत्नी और मां की मदद करने के लिए वहां आना चाहता था। क्या ये सिर्फ एक भोजन नहीं है? अगर वह इसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता है तो वह दूसरे पक्ष से सहमत नहीं हो सकता है। माँ, क्या हो रहा है? सूट पहने आदमी ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को बुरी नज़र से देखा। बेटा, तुम अभी यहाँ आए हो, यहाँ सिर्फ ये दो लोग हैं। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक चर्चा की कि मैं उनके प्रसव के भोजन पर पैसे खर्च करना चाहता हूँ। न केवल वे असहमत थे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे वहन नहीं कर सकते। तो सर, मेरी पत्नी को हाल ही में भूख कम लग रही है। उसे एकांतवास केंद्र के खाने की आदत नहीं है। चूंकि उसे आपका बनाया एकांतवास भोजन पसंद है, तो चलिए कीमत के बारे में बात करते हैं। आप निश्चिंत रहें कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा हमें। इससे पहले कि वह आदमी बोलना समाप्त करता, अचानक उसकी नज़र अनन्या शर्मा के हाथ में दो वेनवान अखरोटों पर पड़ी और वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। नीचे जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर वह व्यक्ति मूल रूप से दूसरे पक्ष को प्रभावित करने के लिए पैसे का उपयोग करना चाहता था। भले ही वह प्रसव के लिए भोजन नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसे पर्याप्त सम्मान तो मिलना ही था।
लेकिन इस समय मूल्यवान वेनवान अखरोट की इस जोड़ी को देखकर उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उनके बॉस को सप्ताह के दिनों में साहित्य इकट्ठा करना और परमाणु नक्काशी खेलना पसंद है। बॉस की चापलूसी करने के लिए वह इस बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके बॉस के पास खजाने के रूप में परमाणु नक्काशी की एक जोड़ी है। मैंने सुना है कि उन्होंने उन्हें 50,000 में खरीदा था। 100,000 की एक जोड़ी। हर बार जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक आता है तो बॉस इसे दिखाने के लिए निकाल लेगा, इसे एक नानू बॉक्स में डाल देगा और जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो अपने हाथ धो लेंगे। अर्जुन सक्सेना के अखरोट के जोड़े को देखकर लगता है कि नक्काशी ज्यादा बारीकी से की गई है। पहली नज़र में ये बॉस के अखरोट के जोड़े से बेहतर है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस तरह की चीजें अमीर लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टेटस का प्रतीक। दूसरे पक्ष की आर्थिक ताकत स्पष्ट रूप से उससे ऊपर है। सूट में आदमी ने स्थिति का न्याय किया, तुरंत बातचीत को बदल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। आखिरकार हम आपके लिए पूछ रहे हैं, आपकी शिल्प कौशल अच्छी है और मेरी पत्नी इसे पसंद करती है। यदि आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से इसके लिए भुगतान करने को तैयार होंगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे केवल एक गड़बड़ी के रूप में माना जा सकता है। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को संदेह से देखा। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या ये सिर्फ एक प्रसव भोजन नहीं है? वे हमारे द्वारा दिए गए पैसों के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? माँ, इस बारे में बात मत करो। सूट पहने आदमी ने देखा कि अर्जुन सक्सेना की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी और तुरंत अपनी माँ को डांटा, यह उनके ऊपर है कि वे अपना कारावास भोजन बेचें। चूंकि वे इसे नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। आप अभी अभी हमारा रवैया खराब था, हमें उनसे माफ़ी मांगनी होगी। बुढ़िया ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से माफ़ी मांगने के लिए अपना चेहरा नीचे क्यों किया? आखिर अभी तो वो इतनी घमंडी थी। मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उन्हें पैसे भेजकर खुश नहीं हूँ। सूट पहने हुए आदमी ने अर्जुन सक्सेना की तरफ माफ़ी मांगते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैडम, मुझे बहुत खेद है। बूढ़ा आदमी बहुत जिद्दी है। मैं अपनी माँ और आप दोनों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आप दोनों की दोपहर की चाय में खलल डालने के लिए मुझे बहुत खेद है। अपने बेटे को इतना निकम्मा देखकर बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया। उसे दौरा पड़ने ही वाला था कि वहाँ के एकांतवास केंद्र के मैनेजर को खबर मिली। क्या हुआ? उसकी आवाज़ ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। महिला प्रबंधक ने बीच में बैठे दो ग्राहकों को देखा और शायद उनके हाव भाव से अंदाजा लगा लिया कि क्या चल रहा है। वह अर्जुन सक्सेना के पास गई और सम्मानपूर्वक झुकी। मुझे खेद है मिस्टर सक्सेना, ये हमारे एकांतवास केंद्र का खराब प्रबंधन है। आपको और आपकी पत्नी को इतना बुरा अनुभव होने दिया। इस तरह हम बाद में आपके और आपकी पत्नी के लिए एक विशेष वीआईपी दोपहर की चाय का कमरा प्रदान करेंगे। व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के लिए एक विशेष चाइल्ड केयर शिक्षक भी होगा। भविष्य में पत्नी हॉल में वीडियो देखने के लिए इतनी शोरगुल वाली जगह का उपयोग नहीं करेगी। आज दोपहर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। बाद में हमारा स्टाफ ऊपर जाकर 2 प्रतिष्ठित वीआईपी से माफ़ी मांगेगा। सूट पहने हुए आदमी ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत समझ गया कि अर्जुन सक्सेना यहाँ वीआईपी है। आपको पता होना चाहिए कि यह एकांतवास केंद्र मुंबई का सबसे अच्छा एकांतवास केंद्र है। साधारण कमरों की कीमत आश्चर्यजनक है और वीआईपी साधारण कमरों में तीसरे सबसे ऊंचे हैं। दोगुने से भी ज्यादा। ऐसा लगता है कि अर्जुन सक्सेना की ताकत वास्तव में उसकी सोच से ज्यादा मजबूत है। उसने जल्दी से अपनी माँ को खींच लिया और कहा, माँ, कृपया सभी से माफ़ी मांगो। क्या आप यहाँ रहना जारी रखना चाहती हैं? यह मुद्रा देखकर बुढ़िया को डर लगा कि कहीं वह भी बाहर निकाल दी जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं देहात की एक बूढ़ी औरत हूँ जो बोल नहीं सकती, इसलिए इसकी चिंता मत करो। अर्जुन सक्सेना इस समूह के लोगों के साथ ईमानदार होने में बहुत आलसी थे, जिससे उनकी और अनन्या शर्मा की भावनाएं प्रभावित हुईं। इस समय अनन्या शर्मा एकांतवास में थीं और उनकी भावनाएं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। इसलिए उन्होंने बूढ़ी महिला और सूट पहने आदमी को देखने के बजाय महिला मैनेजर को सिर हिलाकर इशारा किया और अनन्या शर्मा को ऊपर ले गए। मैनेजर ने तुरंत कुछ नर्सों को उनके पीछे आने और उन्हें ऊपर ले जाने को कहा। उनके जाते ही प्रबंधक ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन सूट में आदमी को याद दिलाया, अतिथि, आप और सज्जन अभी हमारे कारावास केंद्र के मेहमान हैं। सप्ताह के दिनों में एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से मिलना बेहतर होता है, लेकिन आज ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और हम भविष्य में वीआईपी मेहमानों के लिए सेवा व्यवस्था पर अधिक ध्यान देंगे। सूट पहने आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और उदास भाव से अपनी मां को खींच कर ले गया।
अध्याय 15 अनन्या शर्मा हैरान, एक जोड़ी अखरोट से 200,000 बन गए। माँ, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। कमरे में वापस आकर सूट पहने आदमी गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक सका। बूढ़ी औरत ने उसे घूर कर देखा। मैंने तुम्हें क्या परेशान किया? क्या मैं सिर्फ एक प्रसव पूर्व भोजन खरीदना नहीं चाहती? जाहिर है कि उन दो युवकों को नहीं पता कि क्या गड़बड़ है। तुम आज बहुत काया हो। तुम कहते हो कि एक तुम्हारी बड़ी कंपनी के अधिकारी इतना पैसा कमाते हैं, वे दो युवकों से कैसे डर सकते हैं? ठीक है, क्या तुमने सुना नहीं? वे यहाँ वीआईपी हैं। वीआईपी का क्या हुआ? हमने भी तो रहने के लिए पैसे खर्च किए हैं और यह इतना महंगा है। ये सोचकर दुख होता है, बूढ़ी औरत ने जिद करते हुए कहा। सूट पहने आदमी ने आह भरते हुए धैर्यपूर्वक समझाया। माँ, नाराज मत होइए, वरना आपका बेटा अक्षम है। अभी जो युवा सज्जन हैं, वे आपके बेटे से ज्यादा सक्षम हैं। क्या आपको लगता है कि हम एकांतवास केंद्र में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? लेकिन वीआईपी कीमत हमारे से 3 गुना ज्यादा है। क्या 3 बार? ये 200,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। क्या वे पागल हैं जो प्रसव पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? बुढ़िया चौंक गई। सूट पहने हुए आदमी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। यह क्या है? क्या तुमने बाऊ माँ के हाथ में अखरोट देखे हैं? ये बहुत सारा पैसा है और यह सब ऐसी चीजें हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं। तुम और मैं, एक प्रवासी मजदूर, इसके बारे में सोचते भी नहीं। इसके बारे में सोचने की हिम्मत करो। चलो, हम उन्हें भविष्य में यहाँ देखेंगे। तुम्हें बस एक चक्कर लगाना चाहिए। दूसरों को नाराज मत करो, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे मर गए। ऊपर वीआईपी कमरे में वापस अनन्या शर्मा बच्चे के छोटे से झूलते बिस्तर के किनारे लेटी हुई थी। उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और पूछा, अर्जुन सक्सेना? जब बच्चे का पिता आया तो वह स्पष्ट रूप से आक्रामक था और उसने शुरुआत में कहा कि वह आपके द्वारा बनाया गया भोजन खरीदना चाहता है। लेकिन फिर बातचीत के बीच में आपका रवैया अचानक 180 डिग्री क्यों बदल गया? आपने क्या किया? वह इस बात को लेकर थोड़ी उत्सुक थी कि आखिर किस वजह से दूसरे पक्ष ने अपना रवैया अचानक बदल लिया। अर्जुन सक्सेना संभाव के पीलिया की जांच कर रहे हैं। छोटे बच्चे का पीलिया धीरे धीरे कम हो गया है और अब वह अच्छी नींद सो रहा है। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर उन्होंने उसे आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैंने अचानक मेरे बारे में इतनी असाधारणता और दबंग पक्षपात के साथ इतना सुंदर चेहरा देखा और जानता था कि मैं अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए मैंने मुझे मना लिया। असल कारण तो वह बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उस समय जब उस आदमी ने उसके हाथ में अखरोट देखा तो वह चौंक गया था। प्रणाली द्वारा पुरस्कृत मुख्य नक्काशी कौशल असाधारण होना चाहिए। इससे दूसरे पक्ष को सीधा झटका लगा। दूसरे पक्ष को लगा कि वह एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। बेशक वह अनन्या शर्मा से यह बात नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कहना उबाऊ और नीरस होता। बच्चे की मां को चिढ़ाना और तंग करना ज्यादा मजेदार है, विशेषकर जब उसने बच्चे की मां को शर्माते हुए देखा तो उसे और भी अधिक समझ में आया कि सुंदर भोजन नाम का शब्द क्यों होता है। अनन्या शर्मा गंभीर भाव से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कहेंगे, और अचानक हंस पड़ी। अर्जुन सक्सेना, जरा विनम्र बनो। मुझे अपनी शक्ल सूरत के लिए विनम्रता की जरूरत है। अर्जुन सक्सेना उसके पास गया और एक सुंदर चेहरा बनाकर उसके पास गया। अनन्या शर्मा ने अपना सिर झुकाया, उसके गुलाबी गालों से खून बह रहा था। लेकिन अर्जुन सक्सेना पीछे नहीं हटा, बल्कि उसे दबंग निगाहों से घूरता रहा, जैसे तेंदुआ अपने शिकार को घूरता है और दूसरे पक्ष को अपने क्षेत्र में घेरने के लिए बाध्य होता है। अनन्या शर्मा अब और नहीं रुक सकी। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को हल्के से धक्का दिया और शर्माते हुए विषय बदल दिया। अखरोट तराशे गए हैं, मैं उन्हें प्रिया को भेज दूंगी। बोलने के बाद उसने सावधानी से 2 तस्वीरें ली और उन्हें व्हाट्सएप के जरिए प्रिया मेहता को भेज दिया। आधे मिनट बाद प्रिया मेहता का फोन आया। अरे अनन्या, अर्जुन सक्सेना की शिल्पकला अद्भुत है। यह अखरोट की नक्काशी बहुत बढ़िया है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अखरोट की यह जोड़ी पाकर मेरे बूढ़े पिताजी निश्चित रूप से खुश होंगे। ये घर पर मिले कुछ सेटों की तुलना में बहुत अधिक नाजुक है। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो तस्वीरें ली हैं वे बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन असली चीज और भी अद्भुत है। सच में ये बढ़िया है। वैसे मैं कल फिर जाऊंगा और मैं असली चीज देख पाऊंगा। क्या अब तुम्हें छुट्टी दे दी जानी चाहिए? मैं तुम्हें कल कहाँ ढूंढूंगा? क्या ये किराए का घर है? हम किराए के घर में वापस नहीं गए। अर्जुन सक्सेना मुझे एकांतवास केंद्र ले गए। जब अनन्या शर्मा ने ये कहा तो उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा, उसकी आंखों में मिठास थी। प्रिया मेहता एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर मुस्कुराईं। अर्जुन सक्सेना काफी चौकस हैं। एकांतवास केंद्र अच्छा है,
आपके 3 बच्चे, अगर आप और आपकी मौसी किराए के घर में आपका और आपकी मौसी का ख्याल नहीं रख सकते तो आप पता दे सकते हैं। मुझे भेज दीजिए, मैं कल वापस आते ही वहां पहुंच जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं यहाँ कई दिनों तक रहने वाला हूँ। मैं जल्दी में हूँ, मैं अपने धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा है, मुझे उनकी याद आती है। दोनों ने 3 छोटे खजानों के बारे में बातचीत की और प्रिया मेहता ने तुरंत वीडियो कॉल बदल दिया और लंबे समय तक बात करने के बाद अनिच्छा से फ़ोन काट दिया। यहाँ फ़ोन रखते ही प्रिया मेहता पलटी और पापा से कुछ पैसे लेने का बहाना ढूंढने के बारे में सोचने लगी। वह अब एक साधारण कार्यालय कर्मचारी है जिसकी आय अच्छी है, लेकिन वह बहुत खर्च भी करती है। वह एक असली चांदनी परिवार है। पिछले प्रोजेक्ट से मिली नकदी को गॉडसन और गॉडडॉटर को दे दिया गया था। लाल लिफाफे अब बहुत तंग हैं। वेनवान परमाणु नक्काशी सस्ती नहीं है और प्रिया मेहता भी इसकी अनुमानित कीमत जानती हैं। अर्जुन सक्सेना नक्काशी में इतने अच्छे हैं कि उन्हें लगता है कि एक जोड़ी के लिए 200,000 रुपये की ज़रूरत होगी। प्रिया मेहता ने इस बारे में सोचा और अपने पिता को फ़ोन किया। डैडी, आपकी बच्ची के साथ बदसलूकी की गई है। फ़ोन कॉल के बाद प्रिया मेहता तुरंत एक चुलबुली लड़की की तरह व्यवहार करने लगी। क्या बात है, हमारी प्यारी बेटी को कौन परेशान करेगा? डैड, लिन ने फ़ोन के दूसरी तरफ से चिंतित होकर पूछा। क्या मैं इस बार एक व्यावसायिक यात्रा पर नहीं गया था? मैं अपने सहकर्मियों के साथ गया था, लेकिन वे सभी मौसम के ब्रांड नाम वाले बैग ले गए और उन्होंने कहा कि मेरे बैग पिछले साल के थे और वे बहुत पुराने थे। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है। तो पिताजी, मुझे एक नया बैग खरीदने के लिए कुछ पैसे दीजिए। आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी को उसके बैग के कारण नीची नज़र से देखा जाए, है ना? बदबूदार लड़की, नाटक करना बंद करो। क्या तुम सिर्फ एक बैग खरीदना चाहती हो? खरीदने के लिए मेरे पास कुछ निजी पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। 60,000 रुपये काफ़ी हैं। डैड, लिन ने उदास मुस्कान के साथ कहा। ये काफ़ी नहीं है पापा, मुझे 200,000 चाहिए। प्रिया मेहता ने कहा। क्या 200,000? नहीं, ये बहुत महंगा है प्रिया, तुम अपनी तुलना बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती और तुम 200,000 के बैग से अपनी इज्जत बचा सकती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सहकर्मी कौन हैं। तुम महीने में इतना कम वेतन कमाती हो, तुम कहाँ से ला सकती हो? इतने पैसे से 200,000 रुपये का बैग खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं खरीदता। प्रिया मेहता ने कड़वाहट से कहा, लेकिन मैंने पहले ही जमा राशि दे दी है। ये 20,000 रुपये है। अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगी तो मैं इसे वापस नहीं पा सकूंगी। डैड, लिन ने असहाय होकर कहा। ठीक है, 1 मिनट रुको, इतने सारे 200,000 रुपये हैं, मुझे आपकी माँ के लिए आवेदन करना है। धन्यवाद पापा, पापा सबसे अच्छे हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्रिया मेहता ने चुंबनों की लहर उड़ाई और खुशी से खबर का इंतजार करने लगी। प्रिया मेहता और लिन डैड पिता और बेटी होने के योग्य हैं और यहाँ तक कि चाल भी बिल्कुल एक जैसी है। श्री लिन ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि वह 400,000 रुपये में अखरोट की एक जोड़ी खरीदना चाहते हैं। लिन माँ ने स्वाभाविक रूप से असहमति जताई, लेकिन उन्होंने वही किया और सीधे कहा कि उन्होंने 60,000 रुपये की जमा राशि का भुगतान किया था और अगर वे इसे नहीं खरीदते हैं तो वे इसे वापस नहीं पा सकते। लिन परिवार अक्सर बाहर जाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता था क्योंकि वे जमा राशि बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अध्याय 16 प्रशिक्षक की बातचीत। अर्जुन सक्सेना, क्या बच्चा वास्तव में आपका है? लिन माँ ने अनिच्छा से उसे कुछ शब्द डांटे, लेकिन फिर भी मंजूरी दे दी। डैड, लिन ने तुरंत प्रिया मेहता को 200,000 रुपये दिए। बाकी 200,000 रुपये तो निश्चित रूप से उनकी निजी तिजोरी में चले गए। बिचौलिया अंतर कमाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ओ नहीं, जैसे ही प्रिया मेहता को पैसे मिले, उन्होंने तुरंत अनन्या शर्मा को 100,000 रुपये फ़ोन करके बताया कि यह अग्रिम भुगतान है तथा शेष राशि कल वस्तु के रूप में दी जाएगी। अनन्या शर्मा को तब थोड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि प्रिया मेहता ने पूरे 1 लाख रुपये मांगे हैं। अर्जुन सक्सेना, क्या ये अखरोट इतने कीमती हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय लगा होगा। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन सक्सेना उनकी और बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और उनके पास बहुत कम खाली समय है, इसलिए इस अखरोट को बनाने में वास्तव में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दरअसल सिर्फ अग्रिम भुगतान ही 100,000 है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमाणु ईगल्स के लिए इसका मूल्य इससे कहीं ज़्यादा है? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्योग में एक कहावत है कि नक्काशी करना महंगा नहीं है और श्रम दोगुना है। वेनवान अखरोट का मूल्य सीमित है, लेकिन नक्काशी अमूल्य है, इसलिए विशिष्ट मूल्य खरीद पर निर्भर करता है। घर पर प्रशंसा का स्तर।
अनन्या शर्मा ने चौंकते हुए कहा, इतने कम समय में आपने जो परमाणु नक्काशी बनाई है वह इतने पैसों में बिक सकती है। अर्जुन सक्सेना, आप वाकई कमाल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन सक्सेना हमेशा कहते थे कि पैसे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में शक्तिशाली हैं। अर्जुन सक्सेना, मुझे हिसाब दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अनन्या शर्मा बोली, नहीं, आप पैसे ले लीजिए और आप कल मिस लिन का शेष पैसा भी ले सकते हैं। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये पहली बार नहीं है जब अर्जुन सक्सेना ने उससे पैसे मांगे हों। पिछली बार उसने उसे अपने रूममेट और प्रिया मेहता द्वारा दिए गए लाल लिफाफे दिए थे, लेकिन वे सभी छोटे पैसे थे। ऊनी कपड़े, ये ठीक नहीं है अर्जुन सक्सेना, ये तुम्हारा है। क्या तेरा मेरा, क्या रिश्ता हमारा, क्या तेरा मेरा, अर्जुन सक्सेना ने दबंगई से कहा। अनन्या शर्मा एक पल के लिए अवाक रह गईं। उन्होंने पाया कि हर बार जब वह ऐसे दबंग अर्जुन सक्सेना के सामने होती थी तो वह अनजाने में हमेशा एक कमजोर छोटी सफ़ेद खरगोश में बदल जाती थीं। वह फुसफुसाई, लेकिन इस तरह से, मैं एक गृहस्वामी की तरह हूँ। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी अर्जुन सक्सेना ने उसे सुन लिया। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरी नौकरानी नहीं बनना चाहती? कोई बात नहीं, मैं सारा खर्चा संभाल लूंगा, मैं बहुत पैसे खर्च कर रहा हूँ। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने तुरंत फ़ोन पकड़ लिया और अर्जुन सक्सेना की तरफ अपनी गुलाबी जीभ निकालते हुए बोली, यह मेरे ऊपर है, मैं तंग हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और अपना सिर नीचे करके सनाबाव की ओर देखने लगीं, जो अभी अभी जागी थीं। अर्जुन सक्सेना, क्या आपको लगता है कि अब बच्चे अधिक सुंदर और प्यारे होते जा रहे हैं? तीनों नन्हे बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, अब उनमें झुर्रियां नहीं रहीं जैसी जन्म के समय थीं। उनकी त्वचा अधिकाधिक सफ़ेद होती गई तथा उनके चेहरे की विशेषताएं अधिक भरी हुई और अधिक सुंदर होती गईं। जियो सानबाओ ने अब अपनी बड़ी काली आंखें खोलीं, बाबा मामा को जिज्ञासा से देखा और फिर अचानक मुस्कुराया, जिससे एक मीठी मुस्कान प्रकट हुई। अनन्या शर्मा हैरान होकर हल्के से मुस्कुराईं। संबाओ इतनी खुश है, तुम्हें क्या लगता है वह क्या सोच रही होगी? वह इतनी खुशी से कैसे मुस्कुरा सकती है? अर्जुन सक्सेना ने भी पिता की मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी हमारी बातचीत सुन ली होगी। मुझे पता है कि बाबा मामा ने उनके लिए दूध पाउडर के बहुत सारे पैसे बचा कर रखे हैं और मैंने सोचा कि इस परिवार में पुनर्जन्म लेना सही है। खुश हूँ। अनन्या शर्मा को लगता है कि अर्जुन सक्सेना का दिमाग कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता था। सानबाओ तो केवल 8 दिन का है, वह हमारी बातें कैसे समझ सकता है? जैसे ही अनन्या शर्मा ने ये बुदबुदाना समाप्त किया, नन्हे संबाओ ने अचानक एक धूर्त मुस्कान दिखाई और हाथ बढ़ाकर वह मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया जिसमें अनन्या शर्मा ने अभी अभी पैसे प्राप्त किए थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों हैरान रह गए। अर्जुन सक्सेना ने हंसते हुए कहा, देखो संबाओ, वाकई छोटे पैसे वाला पंखा है। हाँ मेरे छोटे पैसे वाले प्रशंसक, यहाँ आओ और मुझे एक चुंबन दो। अगली सुबह बच्चों को दूध पिलाने और अनन्या शर्मा को एकांत भोजन खाते देखने के बाद अर्जुन सक्सेना आराम करने ही वाले थे कि अचानक उनके रूममेट अमित खन्ना का फोन आया। भाई अर्जुन, आपातकालीन स्थिति में अभी स्कूल वापस जाओ। स्थिति वैसी ही थी जैसा अर्जुन सक्सेना ने सोचा था। वह पिछले 1 सप्ताह से स्कूल नहीं गया था और उसने इस स्थिति से निपटने के लिए कक्षा के रूममेट्स को बुलाया था। लेकिन कल रात वह स्कूल की बैग चेकिंग के कारण छात्रावास में नहीं था, इसलिए वह इसे छिपा नहीं सका। ऐसा लगता है कि मुझे वापस जाना होगा और खुद ही इससे निपटना होगा। कमरे में वापस आकर अनन्या शर्मा बिस्तर के सिरहाने टिक कर सो गई। अर्जुन सक्सेना ने उसकी रजाई ठीक करने में मदद की, उसके बगल में बैठी छोटी नर्स से बात की और टैक्सी लेकर वापस स्कूल पहुंच गई। रास्ते में अर्जुन सक्सेना को काउंसलर का फोन आया। जब प्रशिक्षक ने उसके ठिकाने के बारे में पूछा तो अर्जुन सक्सेना को लगा कि वह 1-2 शब्द नहीं समझा पाएगा और फिर उसने कहा कि वह बाद में उससे बात करने के लिए शिक्षण कार्यालय जाएगा। जब अर्जुन सक्सेना टीचिंग ऑफिस में पहुंचे तो वह युवा महिला काउंसलर टीचिंग डायरेक्टर से बात कर रही थी। अर्जुन सक्सेना को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, पहले वहीं रुको। ये देखकर कि वह व्याख्यान देने जा रही है, निर्देशक बिना कुछ कहे बाहर चला गया। गाइड उसे विदा करने के लिए उठा और जब वह वापस आया तो उसने कार्यालय का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही गाइड के चेहरे पर दिख रही गंभीरता बेबस हो गई। उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और बूढ़ी माँ की तरह आहें भरते हुए बोली, तुम बदबूदार बच्चे वाकई बहुत परेशान हो। बोलो, कल रात तुम कहाँ पागल हो गए थे? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रशिक्षक, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि इस बार मुझे बहुत देर हो गई थी। उनका प्रशिक्षक एक नया स्नातक छात्र था जो उनके कॉलेज के छात्रों से केवल 5 या 6 साल बड़ा था। अपने सामान्य गंभीर रूप के बावजूद निजी तौर पर छात्रों के साथ उसका अच्छा रिश्ता था।
कॉलेज के छात्रों के बीच रात को वापस बिस्तर पर न जाने जैसी चीजें अक्सर होती हैं। समय समय पर कुछ लड़के जो 11:30 बजे स्कूल के नेटवर्क के डिस्कनेक्ट होने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वे पूरी रात बाहर भागते रहते हैं और फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है और बाद में उन्हें ले जाया जाता है। वे वास्तव में उन्हें इस तरह की चीजों के लिए क्रेडिट काटने और फाइल पर दाग छोड़ने नहीं दे सकते। इन बातों से सभी परिचित हैं, इसलिए गाइड का सामना करते समय अर्जुन सक्सेना काफी शांत रहते हैं। प्रशिक्षक ने उस पर आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, क्या कारण है? अगर आपके पास गंभीर कारण है तो आप मुझसे पहले से छुट्टी नहीं मांगते। अर्जुन सक्सेना, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता, तुम कई दिनों से कक्षा में नहीं आए हो और दूसरे प्रोफेसर भी नहीं जानते। मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैं तुम छोटे बच्चों को नहीं जानता। राहुल मेहता ही वह व्यक्ति था जिसने 2 दिन पहले मेरी कक्षा में उत्तर देने में तुम्हारी मदद की थी। आप आज यहाँ हैं, मुझे एक अच्छा कारण बताएं। जब आप स्वीकार करें तो नर्म रहें और जब विरोध करें तो सख्त रहें। प्रशिक्षक, वास्तव में इन दिनों मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं हूँ। गाइड ने उसकी ओर हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और अचानक पूछा, क्या ये कोई रिश्ता है? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रशिक्षक, आप बहुत कुछ जानते हैं। ये सचमुच एक भावनात्मक बात है। महिला गाइड ने आंखें घुमाईं। 211 के बगल वाले स्कूल की सुंदरियां यहाँ बड़ी बड़ी तोन लेकर आई हैं और यह पेट पूरे क्लास में फैला हुआ है। क्लास गाइड होने के नाते क्या मैं जान सकती हूँ? अर्जुन सक्सेना, मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा, यह क्या है? क्या बात है? बगल वाले स्कूल के फूल के पेट में पल रहा बच्चा सच में तुम्हारा है? आखिरी वाक्य पूछने पर गाइड की आंखें गपशप की रोशनी से चमक उठी। अध्याय 17 अपनी पूर्व प्रेमिका से फिर मिले। एक वाक्य उधार लिया गया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। अच्छा, बच्चा तो मेरा ही है। मैं पिता बन गया हूँ और मैं इन दिनों क्लास में नहीं आया हूँ क्योंकि मैं अस्पताल में बच्चे की माँ की देखभाल कर रहा हूँ। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और मेरे बच्चे का पिता पास में ही होगा। अपना ख्याल रखना। गाइड ने एक हाथ में अपना थमस कप पकड़ रखा था और जब उसने ये सुना तो उसका जबड़ा खुला रह गया। सोने के तार के फ्रेम के पीछे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना को देखने लगी। काफी देर बाद उसने अर्जुन सक्सेना को अंगूठा दिखाया। तुम अद्भुत हो अर्जुन सक्सेना, आप सही कह रहे हैं। आप एक मर्द हैं। इस समय आपको बच्चे और बच्चे की मां का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हें कल रात की घटना के बारे में एक नकली नोट लिख दूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्थाएं हाल ही में बहुत ज्यादा नहीं हैं। तुम्हें उनकी माताओं के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। आखिरकार यह एक खास अवधि है। वैसे मुझे आपको बधाई देनी है, यह एक लड़का और एक लड़की है। गाइड ने आश्चर्य से पूछा। ये सवाल सुनकर अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और एक पिता के तौर पर यह गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़कियां। गाइड ने अपनी लार नीली और फिर से अंगूठा दिखाते हुए कहा, ठीक है अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत अच्छे हो। शिक्षक जी, बधाई हो। शुक्रिया, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। आप युवा लोग वाकई बहुत हिम्मत वाले काम करते हैं, लेकिन अब ऐसे लोग कम नहीं हैं जो यूनिवर्सिटी में शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। नीति इसका समर्थन करती है। मैं पुराने जमाने का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करता हूँ। इस तरह मैं तुम्हारे लिए एक नकली नोट लिखूंगा। अगले महीने में तुम बच्चों और उनकी माताओं के साथ अधिक समय बिताओगे। स्कूल के मामलों की चिंता मत करो। हालांकि भले ही तुम एक पिता हो, तुम अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकते, तुम्हें पता है। जैसा आदेश दिया गया था। धन्यवाद प्रशिक्षक। अर्जुन सक्सेना अपने हाथ में वैध छुट्टी पर्ची लेकर शिक्षण कार्यालय से बाहर आए। अमित खन्ना और राहुल मेहता और विक्रम पटेल काफी देर से बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को बाहर आते देखा तो तीनों ने तुरंत उसे घेर लिया। अमित खन्ना ने चिंतित होकर पूछा, भाई अर्जुन, तुम ठीक तो हो? क्या इस बार नकली नोट बनाने में प्रशिक्षक ने तुम्हारी मदद की? राहुल मेहता ने झुंझलाहट में कहा, भाई अर्जुन, मुझे माफ करना, कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अगर मैं ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया करता तो मैं कहता कि तुम दूसरे छात्रावासों में जाओ, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे नहाने का बहाना बनाया। कोई नहीं सोच सकता था कि बिस्तर चेक करने वाला शिक्षक वास्तव में बाथरूम में देखने गया था। विक्रम पटेल भी चिंतित थे। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को खींचते हुए पूछा, भाई अर्जुन, मामला सुलझ गया? क्या वाकई तुम्हारे क्रेडिट नहीं काटे जाने चाहिए? अर्जुन सक्सेना ने उन तीनों की ओर देखा, अपनी लंबी भुजाएं फैलाईं, हथेलियों से उनके कंधे थपथपाए और मुस्कराते हुए कहा, चिंता मत करो, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं संभाल सकता, भाई अर्जुन। तीनों मौसम तुरंत ही बादलों से धूप में बदल गए। भाई अर्जुन, तो आपका काम हो गया।
अर्जुन सक्सेना ने छुट्टी का आवेदन पत्र निकाला, उसे अपने हाथ में लिया और उसे झटका, फिर अमित खन्ना के हाथ में दे दिया। मृत्यु से बचने के लिए स्वर्ण पदक, इसे अच्छी तरह से लें, हम भविष्य में कक्षा में हाजिरी और अचानक नींद की जांच के प्रति सच्चे रहेंगे। उन तीनों ने नीचे देखा और तुरंत खुश हो गए। भाई अर्जुन, आपको न केवल छुट्टी का आवेदन मिला, बल्कि 1 महीने की छुट्टी भी मिल गई। ये वाकई मौत से बचने का स्वर्ण पदक है। भाई अर्जुन, तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे सिखाओ, मैं यात्रा करना चाहता हूँ, 1 महीना नहीं, सिर्फ 1 सप्ताह। जो सलाह लेने आया था। अर्जुन सक्सेना ने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे 3 प्यारे बच्चे नहीं हैं? हाँ, बिस्तर की जांच का मामला संतोषजनक ढंग से निपट गया और वे चारों बातें करते और हंसते हुए छात्रावास भवन की ओर चल पड़े। अब जबकि वह इस बार स्कूल वापस आ गया है, अर्जुन सक्सेना अपनी कुछ चीजें एकांतवास केंद्र में ले जाना चाहता है, क्योंकि इस बार वह 1 महीने तक वहां रहेगा। पिछली बार अमित खन्ना और अन्य लोगों को जो सामान ले जाने को कहा गया था, वे जल्दी में थे। उन्होंने केवल कुछ जरूरी सामान ही लिया, और कुछ चीजें अभी भी थीं जिन्हें उन्हें एकांतवास केंद्र में ले जाना था। जब वह छात्रावास के नीचे आया तो एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वह उसकी पूर्व प्रेमिका नेहा कपूर थी। जैसे ही नेहा कपूर ने अर्जुन सक्सेना को देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी कमर सीधी कर ली। आक्रामक ढंग से उसकी ओर चला गया। यो, क्या ये वह सहपाठी अर्जुन सक्सेना नहीं है जिसे तुमने बहुत दिनों से नहीं देखा है? तुम्हें गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। आज अचानक तुम हमारी साधारण यूनिवर्सिटी में क्यों आ गए? मुझे लगा कि तुम्हें पड़ोस की स्कूल की लड़की मुंबई यूनिवर्सिटी ले गई है। अर्जुन सक्सेना इतने आलसी थे कि उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नेहा कपूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे कल रात स्कूल में अचानक बैड इंस्पेक्शन हुआ था। कुछ लोग रात को घर नहीं लौटे। उनके क्रेडिट कटने चाहिए, है न? अर्जुन सक्सेना, क्या आप स्कूल में रिव्यू लिखने आए थे? आपको ये समीक्षा अच्छी तरह से लिखनी होगी, क्योंकि अगर यह काम नहीं करती है तो इसे आपकी छात्र फाइल में शामिल किया जाएगा। नेहा कपूर ने अपना मुंह ढक लिया और दिखावटी भाव से हंस पड़ी। अब जब अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा तो उसे सचमुच कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अनन्या शर्मा के साथ तुलना करें तो स्कूल ब्यूटी नेहा कपूर वाकई बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी में भी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह पहले अंधा क्यों था और उससे कुछ देर तक बात क्यों करता रहा। निश्चित रूप से लोग लंबे समय तक साथ रहने के बाद ही जान पाते हैं कि दूसरे पक्ष का असली रंग क्या है। एक नज़र में प्यार हो जाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्हें नेहा कपूर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, वरना उन्हें इतनी अच्छी अनन्या शर्मा नहीं मिलती। चूंकि यह पूर्व प्रेमिका है, इसलिए अब और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तुरंत कहा, उधार लिया हुआ। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह शांतिपूर्वक नेहा कपूर के सामने चले गए और नेहा कपूर की बातों से उनके मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। अमित खन्ना और वे तीनों अर्जुन सक्सेना के पीछे चले गए और वे अपने भाई अर्जुन के नेतृत्व में पूरी गति से आगे बढ़े और वे एक स्कूल के फूल के पास से गुजरे जिसका चेहरा तिरस्कार से काफी बदल गया था। नेहा कपूर इस तरह के व्यवहार से असंतुष्ट थीं और सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाली थीं, जब अचानक उनकी रूममेट अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों की तरफ से दौड़ी और उन्हें पकड़ लिया। लुलू, पीछा करना बंद करो। पलक झपकते ही अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग लड़कों के छात्रावास में प्रवेश कर गए। नेहा कपूर ने गुस्से में अपने रूममेट का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, नेहा शर्मा, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? तुम्हें दिखता नहीं कि अर्जुन सक्सेना कितना घमंडी है? नेहा शर्मा ने उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, इस बारे में बात मत करो लुलू, अर्जुन सक्सेना ने पहले ही वही कर दिया है जो कल रात हुआ था। नेहा कपूर अचानक पलटी, भौहें सिकोड़ी और बोली, ये कैसे संभव है? कल रात मैंने स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष से बैच चेक करने में मदद मांगी थी और दीन उस समय वहीं मौजूद थे। अगर प्रशिक्षक उसे माफ करना भी चाहे तो भी वह बिना किसी वैध कारण के ऐसा नहीं कर सकता था। उसने कल रात ही नींद की जांच करने की योजना बनाई थी। उस दिन उसका मूल इरादा अर्जुन सक्सेना से रिश्ता खत्म करने का था, लेकिन अर्जुन सक्सेना 211 के बगल में रहने वाली अपनी स्कूल की प्रेमिका के साथ चला गया, जिससे वह सभी की नज़रों में मजाक का पात्र बन गई। अर्जुन सक्सेना इन दिनों क्लास में नहीं आया है। क्लास के बच्चों ने अकेले में कहा कि अर्जुन सक्सेना और वह स्कूल वाली लड़की जरूर असली होगी। सब ने उस पर दया की दृष्टि से देखा और नेहा कपूर ने उसकी पीठ पीछे क्या कहा, नेहा कपूर को अपने पैरों की उंगलियों से याद आ गया। बाहर आओ। इसीलिए उसने ये तरीका निकाला जिससे अर्जुन सक्सेना को रोका जा सके और उसे बाहर दूसरी महिलाओं के साथ खुश न रहने दिया जा सके। शियाओ ने आगे कहा, ये सच है, मैं अभी गाइड के पास गया था और मैंने
अर्जुन सक्सेना को अंदर जाते देखा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से उनकी बातें सुनता रहा। अर्जुन सक्सेना और पड़ोस की स्कूल गर्ल के बीच का मामला सच है। इसके अलावा दूसरी पार्टी ने अर्जुन सक्सेना के लिए 3 बच्चों को जन्म दिया है। हाल ही में अर्जुन सक्सेना स्कूल नहीं गया था, इसलिए वह सिर्फ अपनी मां और बेटे की देखभाल करने गया था। प्रशिक्षक ने ये कारण सुना और बिना कुछ कहे अर्जुन सक्सेना को कल रात का एक नकली नोट थमा दिया और उसे 1 महीने की छुट्टी भी दे दी ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से रह सके। मैंने प्रशिक्षक को अर्जुन सक्सेना को बधाई देते हुए भी सुना। अध्याय 18 कुत्ते का खाना खाओ। जब नेहा कपूर ने ये शब्द सुने तो वह वहीं गुस्से से भड़क उठी। ये कैसे हो सकता? अर्जुन सक्सेना और उस लड़की की स्कूल गर्ल असल में असली हैं और उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। अर्जुन सक्सेना, क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? भरोसा करो, ये कष्टप्रद है। अर्जुन सक्सेना को दोपहर में अनन्या शर्मा के लिए लंच बनाने के लिए एकांतवास केंद्र वापस जाना था, इसलिए उसने स्कूल में ज्यादा देर नहीं की। वह अपने रूममेट से बात करने के लिए छात्रावास में वापस गया, कुछ चीजें व्यवस्थित की, अपना बैग पैक किया और चला गया। जब वह एकांतवास केंद्र में लौटा तो अनन्या शर्मा पहले ही जाग चुकी थी और तीनों छोटे खजाने अभी अभी जागे थे। अनन्या शर्मा अकेले स्तनपान कराने की जल्दी में थी। जब अर्जुन सक्सेना वापस आया और उसने ये दृश्य देखा तो उसने तुरंत अपने हाथों में सामान नीचे रख दिया और बड़े खजाने को धीरे से पकड़ लिया जिसे खिलाया जाना था। जब तीनों नन्हे बच्चे खा पी कर सो गए तो अनन्या शर्मा ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, मैंने नर्स से सुना कि तुम स्कूल वापस आ गए हो, क्या कुछ गड़बड़ है? अचानक उसने समय से पहले बच्चे को जन्म दे दिया। अर्जुन सक्सेना बिना कुछ कहे उसे अस्पताल ले गया। वह कई दिनों तक स्कूल नहीं गई। वह ठीक थी। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर एक नकली नोट बना लेता हूँ। पिछला नोट एक्सपायर हो चुका है। इस बार मैंने एक लंबा नोट बनाया है और मुझे 1 महीने तक वापस जाने की जरूरत नहीं है। अनन्या शर्मा को थोड़ी हैरानी हुई और उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ा संदेह भी था। तुमने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी, क्या स्कूल ने इसकी मंजूरी दे दी? ये देखकर कि वह चिंतित थी, अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फोन निकाला और शैक्षिकी प्रशासन प्रणाली खोली जिसमें उनकी छुट्टी की जानकारी थी। देखिए, ये वह अवकाश है जिसे प्रशिक्षक ने आज ही स्वीकृत किया है, 1 महीना 1 दिन नहीं। अनन्या शर्मा ने नीचे देखा तो पता चला कि यह वास्तव में 1 महीने की छुट्टी थी। लेकिन वह अभी भी हैरान थी। फिर तुमने स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन कैसे किया? 1 महीने की छुट्टी के लिए कोई बहुत ही उचित और नियमित कारण होना चाहिए, है न? अर्जुन सक्सेना ने गंभीरता से कहा, मैं अपने बच्चे की मां के साथ प्रसूति गृह में जाता हूं और 3 छोटे बच्चों की देखभाल करता हूं जो दूध पीने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या ये कारण अनुचित है? क्या ये औपचारिक नहीं है? अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और आश्चर्य से पूछा, क्या आप सचमुच इस तरह छुट्टी मांग रहे हैं? अर्जुन सक्सेना को शांत रहना चाहिए था। अनन्या शर्मा तुरंत शर्मा गई। मेईम्यू ने बेचैनी से पलकें झपकाईं। अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत साहसी हो। अर्जुन सक्सेना को वह इतनी प्यारी लगी कि वह खुद को रोक नहीं सका। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गुलाबी चेहरे को सहलाया, बाईं तरफ सहलाया। ये काफी नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ एक साथ रखे और उसके गर्म गुलाबी गालों को गले लगा लिया। ठीक है, इसमें इतनी शर्म की क्या बात है? अब देश में बच्चे पैदा करने को बढ़ावा दिया जा रहा है और 2 और 3 बच्चों की नीति एक के बाद एक खोली गई है। समकालीन कॉलेज के छात्रों और समाज में अच्छे युवा लोगों के रूप में यह आह्वान का सकारात्मक जवाब है और मातृभूमि के जनसंख्या निर्माण में योगदान देता है। इसके अलावा हमारा परिवार अभी भी 3 खजानों का पहला बच्चा है। मुझे लगता है कि देश को ये पता है और हमें पुरस्कृत करना चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने इस पर विचार किया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम देश को यह नहीं बता सकते। अनन्या शर्मा पूरी तरह से गुमराह हो गई और अवचेतन रूप से पूछा, क्यों? अर्जुन सक्सेना ने गंभीरता से कहा, देखो, अब देश में इतना उत्साह है कि अधिक जन्म लें। हमारे 2 जीन इतने मजबूत हैं और हम एक जन्म में 3 जन्म लेंगे। अगर हम राज्य को बताना चाहते हैं तो हमें कितने और जन्म लेने चाहिए? अनन्या शर्मा, और कितने बच्चे? अर्जुन सक्सेना के मस्तिष्क सर्किट की संरचना क्या है? उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। अर्जुन सक्सेना सोच रहा था, ये बहुत गंदा है। अनन्या शर्मा को लगा कि वह दिमाग भर देने वाली साजिश की शर्म से बेहोश होने वाली है। ऊपर, यह बहुत ऊंचा है। जब अनन्या शर्मा के दिमाग में छोटी सी पीली कार आसमान की ओर जाने ही वाली थी, तभी उसके फोन की घंटी ने उसे समय रहते रोक दिया। उसने फोन उठाया और प्रिया मेहता की उत्साहित आवाज आए, अरे अनन्या, मैं आ गई हूँ। मुझे अपना कमरा नंबर भेजो, मैं अपने धर्मपुत्रों और बेटियों से मिलने ऊपर जा रही हूँ। देखो, धागे को देखो। प्रिया बुरे माहौल में फक फक करना।
अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को कमरा नंबर बताया और कुछ ही देर में प्रिया मेहता आ गईं। जैसे ही प्रिया मेहता दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, वह तुरंत कमरे में घूमने लगी, फिर अनन्या शर्मा के सामने उत्साहित होकर बैठ गईं और बोली, अनन्या, यह एकांतवास केंद्र वाकई बहुत अच्छा है और यह कमरा बहुत आलीशान है। जब मैं नीचे गया तो मैंने पाया कि यहाँ उनकी सेवा का रवैया भी वाकई बहुत अच्छा है। आप यहाँ कैद हैं, जो उस छोटे से किराए के घर से कहीं बेहतर है। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं, अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और कहा, ये सब अर्जुन सक्सेना ने ही व्यवस्थित किया है। प्रिया मेहता ने अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना की ओर पीट करके अंगूठा दिखाया। शाबाश अर्जुन सक्सेना। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग बात करें, मैं दोपहर के भोजन के लिए सामग्री चुनने नीचे जाऊंगा। उसके जाने के बाद प्रिया मेहता ने आवाज़ धीमी करते हुए कहा, क्या एकांतवास केंद्र में एकांतवास भोजन की व्यवस्था नहीं है? आप क्यों चाहते हैं कि अर्जुन सक्सेना खुद ही इसे चुने? अनन्या शर्मा ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, यूजेड सेंटर में है, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने बेहतर किया, उन्होंने खुद मेरे लिए ऐसा करने को कहा। प्रिया मेहता को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पेट में कुत्ते का खाना ठूंस दिया गया हो और उसे खाने के बाद उन्हें एसिडिटी हो गई हो। हालांकि वह अनन्या शर्मा के लिए बहुत खुश थीं। इन दिनों अर्जुन सक्सेना के अभिनय में कोई दोष नहीं है। प्रिया मेहता ने स्पष्ट मुस्कान दी, हाथ बढ़ाकर अनन्या शर्मा के चेहरे को शालीनता से छुआ। तसक तसक, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हें अभी देखा और महसूस किया कि तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम्हारा चेहरा और भी अधिक चमकीला हो गया है। मुझे लगा कि तुम्हारा कोई रहस्य है। ये पता चला है कि क्योंकि मैं हर दिन मीठा कारावास भोजन खाती हूँ, इसलिए मैं प्यार से पोषित होती हूँ। अनन्या शर्मा ने उसे मोहक दृष्टि से देखा। प्रिया, बकवास मत करो, है न? ये प्रसव पूर्व भोजन नहीं है, तो क्या ये हो सकता है? अरे अनन्या, क्या तुम्हें और अर्जुन सक्सेना को नहीं होना चाहिए? दोनों सहेलियां एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह जानती थीं और अनन्या शर्मा को ये बात सुनते ही पता चल गया कि प्रिया मेहता क्या कहना चाहती है। उसने अपना हाथ उठाकर प्रिया मेहता को हल्के से मारा और जल्दी से बोली, ये कैसे संभव है? प्रिया मेहता ने सिर हिलाया, उसके मुंह पर थपकी दी और कहा, सही है, भले ही आपका अर्जुन सक्सेना अधीर हो, आपको अपने वर्तमान शरीर का ख्याल रखना होगा। वह अधीर नहीं है। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के पक्ष में बोलने से खुद को रोक नहीं पाईं। प्रिया मेहता ने अपनी भौहें उठाईं, आंखें मूंद लीं और दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, यह इतना खेदजनक क्यों लग रहा है? अनन्या, जो इंतजार नहीं कर सकता वह तुम हो, है न? अनन्या शर्मा शर्मिंदा और परेशान थी। प्रिया, तुम्हें नहाते समय सचमुच अपना सिर धोना चाहिए, तुम सारा दिन क्या सोचती रहती हो? हाँ। प्रिया मेहता के आने से पहले से ही चहल पहल से भरा कमरा और भी चहल पहल से भर गया। दोपहर के समय प्रिया मेहता ने अनन्या शर्मा के लिए उसकी इच्छानुसार भोजन मंगवाया और उसने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। खाने के बाद अर्जुन सक्सेना न्यूक्लियर ईगल को उसके पास ले गया। जब प्रिया मेहता ने असली चीज देखी तो वह बार बार उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। ये बहुत सुंदर है अर्जुन सक्सेना, आपकी शिल्पकला अद्वितीय है। अनन्या सही कहती हैं, असली चीज तस्वीरों से 100 गुना ज्यादा अद्भुत है। मेरे बूढ़े पिता को ऐसी शक्तिशाली और दबंग परमाणु नक्काशी जरूर पसंद आएगी। अर्जुन सक्सेना, धन्यवाद, यह आखिरी भुगतान है, मैं अनन्या को फोन करूंगा। प्रिया मेहता बहुत खुश हुई और उन्होंने जल्दी से बाकी बचे 100,000 रुपये अनन्या शर्मा के अकाउंट में जमा कर दिए। कुछ देर बैठने के बाद वह अनिच्छा से चली गईं क्योंकि उनका काम जल्दी में था। जाने से पहले मैंने तीनों बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाए। अध्याय 19। 3 बच्चों के नाम बताओ। अनन्या शर्मा ने खाते में 200,000 रुपये की शेष राशि देखी, मुस्कुराए और अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी 200,000 रुपये कमा लेंगे। ये बहुत पैसा है। भले ही हमारे परिवार में 3 बच्चे हों, इसमें बहुत समय लग सकता है। अर्जुन सक्सेना ने उसके उत्साहित चेहरे को देखा, लेकिन अपने दिल में थोड़ा व्यथित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पिछले 8 महीने अनन्या के लिए बहुत कठिन रहे होंगे। एक द्वितीय वर्ष की छात्रा भी जीवन यापन के खर्च पर ही अपना गुजारा करती है। खुद का भरण पोषण करना उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे अभी भी अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल करनी है और उसे घर किराए पर लेने और नैनी रखने के लिए बाहर जाना है। अगर वह हताश नहीं है तो वह पैसे उधार लेने के लिए खुद कैसे आ सकती है? अर्जुन सक्सेना ने शपथ ली कि वह भविष्य में कभी भी माताओं और शिशुओं को पैसों के मामले में परेशान नहीं होने देंगे। वह परिवार का मुखिया बनने जा रहा है। मन बनाकर अर्जुन सक्सेना बोला, यह क्या है? ये सब तो छोटे मोटे पैसे हैं, फूलों से जो चाहो खरीद लो, बाकी सब तो मेरे पास है। अनन्या शर्मा ने कोमलता से मुस्कुराते हुए बच्चों की ओर देखा और कहा, मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। अब सब ठीक है, लेकिन मैं बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खरीदना चाहती हूँ।
अपने भाई के लिए खिलौने, अपनी दोनों बहनों के लिए सुंदर कपड़े और भी बहुत कुछ। उनके पालने प्रेम कमरे भी व्यवस्थित करने होंगे। ठीक है, चलो हम भी ऐसा ही करते हैं। अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, शॉपिंग सॉफ्टवेयर खोला और बेड के पास बैठकर अनन्या शर्मा के साथ देखने लगा। वह उसके बगल में बैठा था। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के शरीर से आती गर्माहट को महसूस कर सकती थी। उसने फ़ोन की तरफ देखा, उसे लगा कि उसके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल वह बस अपनी योजना के बारे में बात कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना उसे इतनी गंभीरता से देखेगा। हर चीज़ की एक प्रतिध्वनि होती है और हर चीज़ का पतन होता है। इस तरह की जानकारी लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। दोनों ने बहुत समय तक चीज़ों को चुना और बहुत कुछ खरीदा। बाकी को बस एक्सप्रेस डिलीवरी का इंतजार करना है। कुछ फर्नीचर को कस्टमाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि जब वे कारावास केंद्र छोड़ देंगे तो उनमें से लगभग सभी आ जाएंगे। खरीदारी के बाद अनन्या शर्मा बहुत खुश थीं। वह उठकर कुछ देर इधर उधर घूमती रहीं और जागते हुए बच्चों को चिढ़ाती रहीं। तीनों छोटे बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं और आज 9वां दिन है और तीनों छोटे बच्चे और भी अधिक प्यारे होते जा रहे हैं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने एक साथ बच्चों की देखभाल की और नर्सें स्वेच्छा से पीछे हट गईं तथा इस गर्मजोशी भरे पल को उनके परिवार के लिए छोड़ गईं। आरव बड़ा भाई है और तीनों बच्चों में से इकलौता लड़का है। वह सबसे तेजी से बड़ा होता है। अब वह अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर जल्दी से कोई चीज़ पकड़ सकता है। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने तुरंत अपने द्वारा बनाया हुआ छोटा सा हस्तनिर्मित खिलौना लाया, उसे गर्म पानी में भिगोकर जीवाणुरहित किया और फिर वह छोटा लकड़ी का घोड़ा आरव को दे दिया। जब आरव को खिलौना मिला तो उसने तुरंत अपने छोटे हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया। अपने सामने पड़े छोटे खिलौने को देखकर वह खुशी से मुस्कुराया। उनके बगल में बैठी आन्या और रिया ने देखा कि उनके भाई के हाथ में एक खिलौना है और वे जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें अन्य 2 छोटे जानवरों की लकड़ी की नक्काशी दी। तीनों नन्हे बच्चों ने अपने पिता के बनाए छोटे छोटे खिलौने लिए और खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। थोड़ी देर बाद नन्हे बच्चों ने खिलौनों को अपने मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। सौभाग्य से अर्जुन सक्सेना ने कीटाणुशोधन का काम पहले ही कर लिया था। अनन्या शर्मा को लगा कि ये दृश्य बहुत ही कामुक है, इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन लिया और इसे रिकॉर्ड कर लिया। अर्जुन सक्सेना, बच्चों का अभी नाम नहीं है, चलो उन्हें नाम देते हैं, अनन्या शर्मा ने कहा। टेंटियन आरव और आन्या रिया की चीखें आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन बच्चे को पैदा हुए 9 दिन हो चुके हैं और वाकई इसका बड़ा नाम होना चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, ठीक है, तो मैं एक शब्दकोश लेकर आता हूँ और फिर हम बच्चों का नाम रखते हैं। उन दोनों ने उत्सुकता से शब्दकोश लिया और उसे पलटा और पाया कि उसमें और भी अच्छे शब्द थे और कुछ समय के लिए उनके लिए चुनना मुश्किल हो गया। अर्जुन सक्सेना ने कहा, बच्चों का नाम रखना आप पर निर्भर है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो बच्चे का नाम, यह आपके लिए चुनना अधिक उचित है। दोनों में गतिरोध की स्थिति थी और अर्जुन सक्सेना ने बस इतना कहा, तो फिर हम पत्थर कागज कैंची हैं, जो जीतेगा वही फैसला करेगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और दोनों एक राउंड में जीतने या हारने पर सहमत हो गए। अनन्या शर्मा ने पत्थर निकाला और अर्जुन सक्सेना ने कपड़ा निकाला। अर्जुन सक्सेना विजयी, अगर मैं जीत गया तो बच्चों का नाम रखना आपका काम होगा। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए अभी भी हार मानने को तैयार थीं। ठीक है, अनन्या शर्मा नाम सोचने ही वाली थीं कि अचानक उन्हें एक सवाल सूझा, यानी उन्होंने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। उनकी पलकें कांप उठीं और पूछा, अर्जुन सक्सेना, तो बच्चे कौन हैं? अर्जुन सक्सेना ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और कहा, निश्चित रूप से यह मेरा अंतिम नाम है। मैं बच्चों का पिता हूँ। बच्चों का अंतिम नाम उनके पिता का होना चाहिए। जब अनन्या शर्मा ने यह सुना तो उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपने गुलाबी होंठों को बंद करके मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि वे बच्चों के पिता हैं और सभी बच्चे उनके उपनाम का पालन करते हैं। इस मामले में क्या बच्चे का हुकूक उनकी हुकूक पुस्तक में शामिल नहीं होगा? तो फिर बच्चों की माँ के रूप में क्या तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो? अर्जुन सक्सेना का मतलब, क्या उसे उससे शादी नहीं करनी चाहिए? इस विचार से अनन्या शर्मा के गाल जलने लगे। उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और शब्दकोश लेकर तीनों बच्चों के पास चली गई। मैंने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि बच्चों को अपना नाम स्वयं चुनने दिया जाए। अर्जुन सक्सेना ने पूछा, बच्चे अपना नाम कैसे रखते हैं? अनन्या शर्मा ने उनके हाथ में शब्दकोश हिलाया, बस इसे उनके लिए एक सहारा के रूप में उपयोग करें, बच्चों को अपना नाम स्वयं खोजने दें। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन अनन्या, इस तरह की बेतरतीब विधि के साथ क्या ये बच्चों की सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए जब वे भविष्य में अपना नाम पूछेंगे?
अनन्या शर्मा के मन में चुभन हुई। उसने शर्म से जीभ बाहर निकाली और थोड़ा अहंकार से कहा, मैं लोकतंत्र हूँ, ठीक है। वैसे भी बच्चों के नाम वे खुद ही चुनते हैं, भविष्य में उन्हें यह अच्छा लगे या न लगे, वे मेरी माँ को दोष नहीं दे सकते। अर्जुन सक्सेना उसकी अचानक आई इस सरलता से खुश हो गए और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, तो मैं सबूत के तौर पर एक वीडियो बना लूँगा ताकि भविष्य में बच्चे इस पर विश्वास न करें। उसे अपने साथ परेशान होते देख अनन्या शर्मा अपने दिल में एक मीठी सी भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने डिक्शनरी ली और सबसे पहले बच्चों को स्थिति समझाई। बेशक आरव, आन्या और रिया, जो पालने में अनजान थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था और सौम्य और मुस्कुराते माता पिता उनके लिए गड्ढे खोद रहे थे। आरव ने शब्दकोश देखा, जो एक नया खिलौना था, और उत्सुकता से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हमारा बड़ा खजाना चुनने में बहुत अच्छा है। जुबान शब्द सूर्य और गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान भाई होगा, है ना छोटा आरव सक्सेना? आरव को पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखा तो वह भी खुशी से हंस पड़ा। आन्या और रिया ने भी अपने नाम इसी तरह तय किए। क्योंकि आन्या और रिया बेटियां हैं, अनन्या शर्मा को लगता है कि लड़की का 3 अक्षरों वाला नाम ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए दोनों छोटे बच्चे इसे 2-2 बार बदल देते हैं। अंत में आन्या ने अपना नाम आन्या सक्सेना रख लिया और रिया का नाम रिया सक्सेना रख लिया। अर्जुन सक्सेना इन दोनों नामों से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने एक हाथ में बेटी को पकड़ते हुए कहा, हमारा परिवार आन्या और रिया जब बड़ी होंगी तो बहुत सुंदर बच्चियां होंगी, क्योंकि छोटी उम्र से ही उनका सौंदर्य बहुत अच्छा रहा है और उनके नाम भी अच्छे हैं, है ना आन्या, रिया? आन्या और रिया अर्जुन सक्सेना की बाहों में हंसने लगी, मानो अपने पिता की बात से सहमत हों। इस बिंदु पर सक्सेना परिवार के 3 छोटे खजानों का नामकरण बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ है। अध्याय 20। जब मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा था, मेरी मां ने फोन किया। बच्चे का नाम चुनने के बाद अनन्या शर्मा ने जन्म प्रमाण पत्र के बारे में सोचा। अर्जुन सक्सेना, आज जब मैं टूटू की मां से बात कर रहा था तो मुझे और उन्हें पूर्णिमा से पहले उस अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था जहां बच्चे पैदा होने वाले हैं, वरना बाद में करवाने में और परेशानी होगी, तो क्यों न हम इसे कुछ दिनों में करवा लें। अर्जुन सक्सेना दंग रह गए। वे जन्म प्रमाण पत्र के बारे में भूल गए। ऐसा लगता है कि एक नौसिखिए पिता के रूप में उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। अर्जुन सक्सेना ने आन्या और रिया को वापस पालने में लिटाया और फिर जानकारी जांचने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। ये बहुत आसान है, हमें बस हम दोनों के पहचान पत्र चाहिए। बच्चे के बारे में बाकी जानकारी अस्पताल में फाइल में है, फिर मैं कल जाकर उसे संभाल लूँगा। आपकी गतिशीलता सीमित है, मुझे अपना पहचान पत्र दे दो और मैं चला जाऊंगा। बस एक बार की यात्रा। जब अनन्या शर्मा ने यह सुना तो मेई म्यू थोड़ा स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें अनजाने में झुक गईं। अर्जुन सक्सेना ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? अनन्या शर्मा बोली, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? आजकल मैं भी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं भी हर रोज एकांतवास केंद्र के आसपास टहलती हूँ। एक बार अस्पताल जाना ठीक है? बिल्कुल नहीं। जब आप एकांतवास केंद्र में टहलते हैं तो आप व्यायाम कर रहे होते हैं, लेकिन आप हवा लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन सक्सेना ने गंभीरता से कहा। अनन्या शर्मा इस बात का खंडन करने में असमर्थ थीं और उन्होंने आगे कहा, तो फिर आपको मेरा पहचान पत्र क्यों नहीं चाहिए? आप बच्चों के पिता हैं, क्या आपका पहचान पत्र होना ही काफ़ी नहीं है? बेशक ये पर्याप्त नहीं है, हम दोनों ही बच्चों के अभिभावक हैं। अर्जुन सक्सेना, ये सही है, मेरा पहचान पत्र। मैंने कुछ दिन पहले गलती से इसे खो दिया था और मुझे इसे फिर से जारी करने का समय नहीं मिला है। अन्यथा क्या हमें जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को धीमा कर देना चाहिए? अनन्या शर्मा ने दोषी विवेक के साथ झूठ बोला। अर्जुन सक्सेना ने उसकी छोटी सी अभिव्यक्ति देखी और एक ही नज़र में उसके मन की बात जान ली। लेकिन उसने उसकी पोल नहीं खोली, बल्कि उसकी बातों पर अमल किया और कहा, कोई बात नहीं, बस मैं एक अतिरिक्त यात्रा करके पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाकर तुम्हारे लिए एक अस्थायी पासपोर्ट ले लूँगा। अनन्या शर्मा चिंतित थी। इसके अलावा क्या आप एक अस्थायी भी कर सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक नहीं, तो बच्चे बिना पहचान पत्र के असली नाम वाली सवारी कैसे कर सकते हैं? वे सभी अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा खिड़की पर जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सरल है और इसमें कुछ मिनट लगते हैं। यह आधा सच है और आधा सच है। अगर आपका आईडी कार्ड खो जाए तो अस्थायी आईडी कार्ड रखना कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको अपना खुद का आईडी कार्ड भी चाहिए।
हालांकि झूठ बोल रही अनन्या शर्मा ने कभी नहीं सोचा होगा कि अर्जुन सक्सेना इस समय उससे झूठ बोल रहा है। अनन्या शर्मा ने थोड़ा मुंह बनाया, उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा उदास था और वह कुछ नहीं बोली। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, अनन्या, तुम मुझे अपना आईडी कार्ड क्यों नहीं देना चाहती? इस डर से कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। अनन्या शर्मा ने तुरंत अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, हाँ यह मेरी है, मेरी आईडी फोटो। यह अच्छी नहीं लग रही है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने होठों को भींच लिया और दोनों हाथों से अपने कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। फिर मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मुझ पर हंस नहीं सकते। वह अपने बैग के पास गई और अपना आईडी कार्ड निकाला, उसे अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए अंतिम समझौता करते हुए। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं नहीं हंसूंगा। उनका आश्वासन सुनकर अनन्या शर्मा ने धीरे से अपना आईडी कार्ड सौंप दिया। अर्जुन सक्सेना ने सर्टिफिकेट लिया और ऊपर की छोटी सी सुंदरता पर नजर डाली। ये तस्वीर शायद कुछ साल पहले ली गई थी। ऊपर की अनन्या शर्मा अब से बहुत छोटी लग रही थी। उस समय भी उसके पास क्यों लियुहाई थी। मुस्कुराए, मुंह के कोने पर एक छोटा नाशपाती भंवर है जो बहुत प्यारा लग रहा है। अर्जुन सक्सेना ने फोटो को गंभीरता से देखा और टीएस कहे बिना नहीं रह सके। अनन्या शर्मा पहले से ही नर्वस थीं, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना का रिएक्शन देखा तो तुरंत झल्लाकर बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम मुझ पर हंसते क्यों नहीं? मैं हंसा नहीं। अर्जुन सक्सेना ने अपना आईडी कार्ड उठाया। अनन्या, तुम वर्सेल्स में हो। अनन्या शर्मा ने सोचा, क्या वर्सेल्स? ये फोटो एक आर्ट फोटो की तरह खूबसूरत है, क्या आपने इसे जानबूझकर बनाया है? नमस्ते, आपको स्थापित कर दिया गया है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए और उनके होठों पर एक अनोखी मुस्कान थी। उसके पास वास्तव में वर्सेल्स नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि उसे लगा कि फोटो थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना को यह अच्छा लगेगा। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना ने एकांतवास केंद्र की व्यवस्था की और दस्तावेज लेकर अस्पताल पहुंचे। दोनों पहचान पत्र सौंप दिए गए और कर्मचारियों ने तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी समय अचानक अर्जुन सक्सेना का मोबाइल फोन बज उठा। उसने नीचे देखा तो पता चला कि यह उसकी मां का फोन था, जिसका अर्जुन सक्सेना ने तुरंत जवाब दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, खिड़की पर खड़ी छोटी नाज ने अचानक उससे कहा, बच्चे के पिता का नाम अर्जुन सक्सेना है ना? अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, ठीक है, ये सही है। अर्जुन सक्सेना, लहरों की लहरें। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने फोन उठाया और दूसरी ओर मां को पुकारा। फोन पर अनीता सक्सेना ने अपने बेटे की आवाज सुनी और तुरंत अपने संदेह दूर कर दिए। उसने कॉल खत्म होने तक इंतजार करने का फैसला किया और फिर जो आवाज उसने सुनी उसके बारे में सोचने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, माँ, आप मुझे इस समय क्यों बुला रही हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा, क्या तुम अभी नहीं आ सकते? क्या तुम व्यस्त हो? क्या कोई क्लास है? नहीं, आज सुबह क्लास नहीं है, पर तुम और पापा हमेशा मुझे रात को फोन करते हो। तुमने मुझे आज सुबह क्यों फोन किया? हाँ, तुम्हारे पिताजी और मुझे आमतौर पर डर रहता है कि दिन में तुम्हारी कक्षाएं होंगी, इसलिए हम तुम्हें रात को फोन करेंगे जब तुम छात्रावास में हो। आज एक आपातकालीन स्थिति है और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर है। फोन के दूसरी तरफ अनीता सक्सेना खुश थी। कहा, अपनी मां की हंसी सुनकर अर्जुन सक्सेना का चेहरा नरम पड़ गया। वह दीवार के सहारे झुक गया और अपनी मां से बातें करने लगा। कौन सी अच्छी खबर हमारी लेडी डिंग को इतनी खुश कर देती है? आपकी चाची ने मुझे अभी फोन करके बताया कि आपकी चचेरी बहन शूशू की शादी इस साल के अंत में होने वाली है और तारीख 12वें चंद्र माह के 26वें दिन तय की गई है। सच में, ये वाकई अच्छी खबर है, लेकिन मुझे याद है कि चचेरी बहन जूजू सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही ब्लाइंड डेट पर गई थी। क्या तुम इतनी जल्दी शादी करने जा रही हो? अनीता सक्सेना 2 बार हंस पड़ी और अचानक धीमी आवाज में बोली, हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। तुम्हारी मौसी ने मुझे चुपके से बताया क्योंकि तुम्हारी चचेरी बहन पहले से ही गर्भवती है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बात मत करो। अपने चचेरे भाई जूजू से बात मत करो। आखिरकार पहले 3 महीने स्थिर नहीं थे और आपकी चाची के परिवार ने अब आवाज नहीं की है, बस चुपके से इसे मेरे साथ साझा किया है। मैं जानता हूँ माँ, यह अच्छी बात है, मेरी चाची बहुत खुश होंगी। खैर, जब मैंने मुझे बुलाया तो आपकी चाची हंसना बंद नहीं कर सकी। आपकी चचेरी बहन जूजू भी इस साल 30 साल की हो गई है। स्नातक होने के बाद आपको इतने सालों तक कोई साथी नहीं मिला। आपकी चाची बहुत चिंतित हैं। मेरी शादी हो रही है और मेरा एक बच्चा भी है, ये दोहरी खुशी है। फोन पर दूसरी तरफ अनीता सक्सेना वाकई बहुत खुश थीं।
अपनी माँ की खुशी सुनकर अर्जुन सक्सेना ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि अगर उनकी माँ को पता होता कि उनके 3 बच्चे और 2 बड़ी पोतियां हैं तो वह आज से कहीं ज्यादा खुश होती, है न? लेकिन यह जरूरी नहीं है। आखिरकार मैं अपने बच्चे की माँ के साथ उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूँ। अगर मैं अपने माता पिता को अनन्या और बच्चों के बारे में बता दूं तो मुझे लगता है कि वे अपनी बहू और पोते पोतियों को देखने के लिए बेताब होंगे। अर्जुन सक्सेना, मुझे डर है कि उस समय अनन्या शर्मा दबाव में होंगी। उसे पहले बच्चे की माँ को यहाँ लाना है और फिर उसके माता पिता को खुशखबरी सुनानी है। अध्याय 21 में अपनी सास से मिली, क्या 3 बच्चों की माँ मेरी बेटी है? बेटा, आजकल स्कूल में तुम्हारा क्या हाल है? अनीता सक्सेना ने पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, आप और पापा अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना, स्कूल ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह अच्छी बात है, तुम्हारे पापा और मैं भी ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो। वैसे क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं? अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो अपनी माँ को बताओ और अपने पापा से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहो। नहीं माँ, रहने का खर्चा तो काफ़ी है और कॉलेज में बहुत सारा खाली समय है। आपके बेटे और मेरे पास दूसरी आय है। क्या तुम पार्ट टाइम नौकरी करने जा रहे हो? बेटा, पैसे की चिंता मत करो। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मतलब है कड़ी मेहनत करना और जीवन का भरपूर आनंद लेना। जब तुम भविष्य में पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करोगे तो बहुत थके हुए मत होना। अपनी माँ की चिंता सुनकर अर्जुन सक्सेना के दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ। वैसे बेटा, इस साल तुम भी द्वितीय वर्ष के छात्र हो। स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? अनीता सक्सेना ने गपशप करते हुए पूछा। अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उनकी न केवल गर्लफ्रेंड थी बल्कि उनके बच्चे भी थे। माँ, क्या आप इतनी जल्दी में हैं? हे माँ, जल्दी में नहीं है, बस तुम अभी कॉलेज में हो इसलिए तुम प्यार में पड़ सकते हो। माँ, अगर मैं कॉलेज में न सिर्फ गर्लफ्रेंड ढूंढ लूँ बल्कि आपके लिए सारे नाती नातिन भी ला दूँ तो आपको और मेरे पापा को कैसा लगेगा? अर्जुन सक्सेना ने संकोच से पूछा। अनीता सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उत्साहित होकर बोली, बहुत बढ़िया। फिर तुम्हारे पापा और मैं इतने खुश हुए कि हम कई दिनों और रातों तक सो नहीं पाए। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? अर्जुन सक्सेना को उसकी अतिशयोक्ति भरी आवाज़ सुनकर मजा आ गया। ठीक इसी समय उसके बगल में बैठी छोटी नाज ने इशारा किया कि उसका जन्म प्रमाण पत्र तैयार है। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से फ़ोन के दूसरी तरफ माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। अभी मुझे बाहर कुछ काम है इसलिए मैं आपको वापस कॉल करूंगा। आप और पापा अपना ख्याल रखना। अरे ठीक है, तुम्हारे पापा से मेरे अच्छे संबंध हैं। तुम व्यस्त हो बेटा। अनीता सक्सेना ने जल्दी से बात करते हुए आखिरी वाक्य पूरा किया और अर्जुन सक्सेना का फ़ोन कट गया। अनीता सक्सेना ने मोबाइल फ़ोन पकड़ा और उस बातचीत के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी जो उन्होंने फ़ोन कनेक्ट होने पर सुनी थी। बच्चे का पिता अर्जुन सक्सेना है। उन्होंने बिल्कुल सही सुना, वह निश्चित आवाज़ उनके बेटे अर्जुन सक्सेना की है। लहरों की लहरें निस्संदेह उनके बेटे हैं। माँ ने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा और पूरा व्यक्ति उत्साहित हो गया। अर्जुन, अर्जुन, यहाँ आओ। रवि कुमार ने आवाज़ सुनी और पास आकर पूछा, क्या हुआ? मेरे बेटे ने क्या कहा? अनीता सक्सेना ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और रहस्यमय ढंग से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा परिवार लांगलांग स्कूल में परेशानी में है। रवि कुमार ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या स्थिति है? जब मैंने अभी अपने बेटे को फ़ोन किया तो मैंने सुना। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता को वह बातचीत बताई जो उन्होंने सबसे पहले सुनी थी। ये सुनकर रवि कुमार थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उसने काफ़ी देर बाद ऊपर देखा और अविश्वास से कहा, नहीं, क्या तुमने गलत सुना है? असंभव, अनीता सक्सेना ने जोर देकर कहा, मैंने निश्चित रूप से सही सुना, हमारे बेटे ने खुद ही कहा। और मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने न केवल जवाब नहीं दिया बल्कि मुझसे ये भी कहा कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि एक पोता भी है, तो यह निश्चित रूप से लापरवाही से कहने वाली बात नहीं है। अनीता सक्सेना अपनी खुशी छिपा न सकी। उन्होंने अर्जुन के पिता की बाँह पकड़ ली और कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम दादा दादी बनने वाले हैं? पापा सक्सेना ने गहरी सांस ली। यह विचार आते ही उन्हें लगा कि वे शांत नहीं हैं। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। वह बालकनी में गया और सिगरेट जला ली। आधे पंप के बाद मैं अंततः थोड़ा शांत हो गया। रवि कुमार ने सिर घुमाते हुए कहा, चलो बाद में अपने बेटे को फ़ोन करके पुष्टि कर लेते हैं। अगर सच में ऐसा हुआ तो हमें पहले से योजना बनानी होगी। क्या योजना है? क्या हम अपने बेटे और बहू से मिलने जा रहे हैं? माँ ने उत्साहित होकर पूछा। रवि कुमार ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुम जो सोचती हो वह बहुत सुंदर है।
चूंकि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब है कि स्थिति निश्चित रूप से वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है और दूसरी पार्टी गर्भवती हो सकती है, तो बेटे के रहने का खर्च पहले से ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए, मैं उसे बाद में कुछ पैसे दे दूंगा। अनीता सक्सेना ने तुरंत सिर हिलाया और खुशी खुशी घर में घूमने लगी। ये बहुत बढ़िया है ओल्किन, अगर हमारे बेटे को कॉलेज में कोई साथी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। स्कूल की भावनाएं शुद्ध हैं और अगर आप काम करते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा। जुक्सू को देखो, वह लगभग 30 साल की हो गई है, अभी अभी शादी हुई है। रवि कुमार भी मुस्कुराए और उस दृश्य की प्रतीक्षा करने लगे जब उनका बेटा अपनी गर्भवती बहू के साथ घर आया था। अस्पताल में अर्जुन सक्सेना अपने द्वारा अभी अभी बनवाए गए 3 जन्म प्रमाण पत्रों के साथ बाहर चला गया और सीधे प्रसूति केंद्र जाने का इरादा किया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एक कुलीन महिला का मोबाइल बजने लगा और वह उसके सामने आ गई। अर्जुन सक्सेना बच नहीं सकता था, इसलिए वह जल्दी से उसकी मदद करने लगा, लेकिन उसके हाथ में जो चीज थी वह गिर गई। जब दूसरे पक्ष ने अपनी बात पर अड़ा रहा तो उसने तुरंत माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। फिर अर्जुन सक्सेना को जमीन पर पड़ी चीजें उठाने में मदद करें। 3 जन्म प्रमाण पत्र हैं। क्या ये 3 बच्चों का जन्म है? वह जन्म प्रमाण पत्र पर मां के कॉलम को उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। इसमें लिखा है, बच्चे की मां अनन्या शर्मा। जब अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा का परिचित नाम देखा तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि यह बिल्कुल उनकी बेटी के नाम जैसा ही था। एक भी शब्द बुरा नहीं है। पीछे बच्चे की मां का पहचान पत्र नंबर लिखा था। उसने जल्दी से नीचे देखा। मैं अपने दिल में डरावनी सोच का परीक्षण करना चाहता हूँ। बात बस इतनी सी थी कि उसने आईडी कार्ड के सामने के 4 अंक देखे थे और अचानक एक पतला हाथ आगे बढ़ा और जन्म प्रमाण पत्र उसके हाथ में ले लिया। अर्जुन सक्सेना ने 3 जन्म प्रमाण पत्र लिए और विनम्रता से कहा, धन्यवाद। अनीता सक्सेना ने अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना बहुत सुंदर, लंबा और धूप से भरा हुआ था, जिसकी ऊंचाई 1.85 मीटर थी। दक्षिण में, जहां लड़के आमतौर पर लगभग 1.7 मीटर ऊंचे होते हैं, वह विशेष रूप से आकर्षक था। ये देखकर अनीता सक्सेना थोड़ा अचंभित रह गईं। आंटी, आप ठीक हैं? अर्जुन सक्सेना ने विनम्रता से पूछा। अनीता सक्सेना ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं, माफ करना, मैं कॉल उठाने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने में व्यस्त थी और मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं आपसे टकरा गई। मुझे बहुत खेद है। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि अनीता सक्सेना ने अचानक कहा, हैंडसम आदमी, क्या तुम अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने आए हो? अर्जुन सक्सेना की शंकाओं को देखते हुए अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना के हाथ में जन्म प्रमाण पत्र की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए समझाया, मैंने इसे अभी संयोग से देखा। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में पिता बन जाओगे। बधाई हो। शुक्रिया, अर्जुन सक्सेना ने अभी जवाब दिया। अजनबी का सामना करते हुए उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। अनीता सक्सेना को दूसरे पक्ष के रवैये का पता है। उसने बस एक और सवाल पूछा है। दरअसल वह बच्चे को फिर से ढूंढना चाहती है ताकि जन्म प्रमाण पत्र पर बच्चे की मां के कॉलम में आईडी कार्ड के पीछे का नंबर देख सके, ये देखने के लिए कि क्या यह उसकी अपनी बेटी का ही नंबर है। हालांकि उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह असंभव था। उसकी बेटी अभी केवल द्वितीय वर्ष की छात्रा है, वह बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? इसका नाम बदला जाना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी है कि आईडी कार्ड के सामने के 4 नंबर मेरी बेटी के आईडी कार्ड के समान हैं। पहले 2 अंक प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीसरे और चौथे अंक प्रांत के शहर के कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।